हम सभी ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी नीड्स होती है और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो प्रोडक्ट्स बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है और उन प्रोडक्ट को डिलीवर करता है किसको? कंज्यूमर को, जिससे कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो मैन्युफैक्चरर जो है किसी एक प्लेस पे उन प्रोडक्ट्स को बनाता है। लेकिन सपोज करिए कि यूपी का कोई कंज्यूमर है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो है बैंगलोर में या फिर महाराष्ट्र के किसी प्लेस पे है। तो अब महाराष्ट्र के किसी प्लेस में जो है प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और यूपी के कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाया जाएगा? बट ऑब्वियस बात है कि वहां पे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके महाराष्ट्र से, बैंगलोर से जो है वो प्रोडक्ट कहाँ पे लाया जाएगा? यूपी तक लाया जाएगा और फिर कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। आपने देखा होगा कि डोमिनोज का जो एडवर्टीजमेंट आता है कि 30 मिनट्स में जो है ये डिलीवरी कर देंगे, नहीं तो आपको फ्री में जो है पिज्ज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? लॉजिस्टिक का है। लॉजिस्टिक मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर को जो है रिसीव किया जाता है, उसको जो है प्रोसेस किया जाता है, जो है पिज़्ज़ा बनाया जाता है और फिर जो है तुरंत के तुरंत जो प्रोडक्ट है, वो जो पिज़्ज़ा है उसको जो है वहाँ पर जो डिलीवरी पर्सन होता है वो लेकर जो है आपके घर तक पहुँचता है। तो इसमें जो है उन्होंने पूरा टाइम जो है ऑलरेडी पूरा सेटअप कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है कि कितना समय जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग में आएगा, कितना समय उसको बेकिंग में आएगा, कितना समय जो है ऑर्डर को पैक करने में आएगा, कितना समय उसको टेस्ट करने में आएगा, कितना समय उसको डिलीवर करने में लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उन्होंने पहले से कैलकुलेट कर ली है और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने पूरा रूट मैप जो है अपना तैयार कर रखा है कि कहाँ पर कौन से रूट पे कौन जाके डिलीवर करेगा। तो ये सब प्लानिंग करके उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये अपने आप को जो है बहुत जल्दी डिलीवर करने वाला जो है वहाँ पर कंपनी जो है उन्होंने बनाया है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है वो आपको ऑर्डर के विदिन 30 मिनट्स में आपको डिलीवर करता है। तो ये जो प्लानिंग करना, इस चीज़ को मैनेज करना कि कितनी जल्दी जो है ऑर्डर को, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाए और सही टाइम पर, सही प्लेस पर, सही प्राइस पर जो है कस्टमर को जो है डिलीवर किया जाए, यही चीज़ लॉजिस्टिक कहलाता है। तो लॉजिस्टिक क्या हो गया? इट रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लॉजिस्टिक इज द सर्विस और एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन टू द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी सर्विस, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती है जिससे कि जो गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाए। सोर्स ऑफ ऑरिजिन यानी कि जहां पर उसको बनाया जा रहा है वहां से उसका जो डेस्टिनेशन है, जो कंज्यूमर है, वहां तक पहुंच जाए। इसमें जो भी सर्विसेज एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसी को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो लॉजिस्टिक में हम ब्रॉडली बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कैसे जहां से प्रोडक्ट बना है वहां से कस्टमर तक जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे उसको पहुंचाया जाता है। क्लियर? तो फिलिप कोटलर ने लॉजिस्टिक को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा? प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लोज ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट द कस्टमर नीड एट प्रॉफिट। तो फिलिप कोटलर ने क्या कहा कि लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है प्लान करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। किस चीज़ को? फिजिकल फ्लो को। किस चीज़ का फ्लो? जो मटेरियल से, जो फिनिश गुड्स है, कहाँ से? ऑरिजिन से, यानी कि जहाँ पर उसको बनाया जा रहा है, कहाँ तक? यूज़ तक, जहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा, यानी कि कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, जिससे कि कस्टमर की नीड फुलफिल हो सके और वो भी प्रॉफिट कमाते हुए, यानी कि जो ये लॉजिस्टिक का काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर, उसको प्रॉफिट हो। तो फिजिकल फ्लो है फिनिश गुड्स का, मटेरियल का, ऑरिजिन से कंज्यूमर तक, उसको मैनेज करना, उसको प्लान करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको कंट्रोल करना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। इसी तरीके से अमेरिकन काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एज वेल एज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन फॉर द पर्पज ऑफ कंफर्मिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी हम फ्लो और स्टोरेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम ऑरिजिन से कंजम्पशन तक पहुंचा रहे हैं, ऑरिजिन से कंजम्पशन तक जो भी हम गुड्स को पहुंचा रहे हैं, उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कंट्रोल करना ही लॉजिस्टिक कहलाता है, जिससे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स, उसको कस्टमर तक पहुंचाना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। क्लियर? उसको रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको कंट्रोल करना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। क्लियर? तो इसी तरीके से अब सपोज करिए कि इंडिया के अंदर ही महाराष्ट्र में जो प्रोडक्ट बनाया गया उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया यूपी में, या फिर यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रोडक्ट को बनाया गया और यूपी के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? इसको डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कहते हैं, इसको डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कहते हैं। लेकिन आज क्या है? आज आप इंडिया में बैठकर अमेरिका या फिर किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को भी मंगवा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में बैठकर किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो बट ऑफ सी बात है कि वहां से जो है प्रोडक्ट आपकी कंट्री इंडिया में भेजा जाएगा, तो वहां पर भी लॉजिस्टिक का वर्क जो है, लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। तो जब फिजिकल मूवमेंट
मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जो है बियॉन्ड बॉर्डर होता है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक क्या हो गया? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहते हैं। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक जब कंट्री के विद इन कंट्री जो है वहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, तो वो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक हो गया। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जब बिटवीन कंट्रीज हो रहा है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट्स हो रहा है गुड्स का, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। एक्चुअली जो लॉजिस्टिक वर्ड है ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था, तो वहाँ पर जो कंट्रीज थी वो जो है अपने यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, जो उनको मटेरियल्स चाहिए थे, जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन करती थी जहाँ पर वॉर हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो है इस लॉजिस्टिक वर्ड का यूज़ किया गया था और वहीं से जो है ये मैनेजमेंट में आया है। तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है। क्लियर? तो जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं वो सब इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के अंदर आ जाते हैं। भाई एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट में कंट्री जो है इंडिया जो है अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में जो है भेज रही है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, चाहे वो जो है एयरवे के थ्रू हो, चाहे वो शिप के थ्रू हो, तो वहाँ पर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हो गया। इंपोर्ट में क्या है कि इंडिया जो है किसी दूसरे कंट्री से अपने यहाँ पर सामान मंगवा रही है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी शिप का यूज़ करके या फिर एयरप्लेन का यूज़ करके जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो वो भी क्या है? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे लेदर्स के प्रोडक्ट हैं, गोल्ड आइटम के प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया ट्रांसपोर्ट करती है अदर कंट्रीज में। वहीं पर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, क्रूड ऑयल है जो कि इंडिया इंपोर्ट करती है दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में। तो यहाँ पर जो है लॉजिस्टिक का यूज होता है और इसको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कहा जाता है। क्लियर? तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स का मूवमेंट होता है उसको मैनेज करना। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस दैट प्लान, इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल द एफिशिएंट इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज है, उसको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, जिससे जो गुड्स का मूवमेंट है वो आसानी से, जो सर्विसेज का मूवमेंट है वो आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाए। तो दैट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द गवर्नेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट फंक्शंस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस प्लान, मैनेज एंड इंप्लीमेंट प्रोसेस टू मूव एंड स्टोर गुड्स। तो यहाँ पे क्या है? मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन का ही पार्ट है जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स और स्टोरेज ऑफ गुड्स को जो है मैनेज किया जाता है। क्लियर? तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है गुड्स का और स्टोरेज से रिलेटेड होता है गुड्स का, उसका मैनेजमेंट जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आ जाता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड, तो डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस कस्टमर्स ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं, तो उसको प्रोसेस करना कि कौन सा ऑर्डर है, किस गुड्स का ऑर्डर है, क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू है, सारी चीज़ों को प्रोसेस करना। उसके बाद फिर मैनेजिंग इंट्री, यानी कि जो भी ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक को मंगवा के रखना, अपने यहाँ पे इन्वेंट्री में रखना। आइडेंटिफाई विच एंड हाउ मच स्टॉक टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम, यानी कि कौन सा स्टॉक कितना मंगवाना है और किस टाइम पे मंगवाना है, दैट इज मैनेजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आता है मटेरियल हैंडलिंग, ये भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आ जाता है। तो मटेरियल हैंडलिंग करने का मतलब क्या है कि मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। तो मटेरियल को हैंडल करना, मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि जो भी मटेरियल है उसको हैंडल करना, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग के टाइम पे हो, उसको आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, जिससे कि उसमें कोई भी नुकसान ना हो, टूट फोड़ ना हो या फिर लीकेज ना हो। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फिजिकल इन्वेंट्री फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो है उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, जहाँ से जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बन गया, पहले क्या होता है कि ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद आप जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करके अपने आप इन्वेंट्री रख लेते हो, फिर उस इन्वेंट्री का यूज़ करके जो है आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद आप उसको वेयर हाउस में रखते हो, फिर जो भी ऑर्डर आया रहता है उस वेयर हाउस से प्रोडक्ट को निकाल के बिजनेस कस्टमर्स तक पहुँचा देते हो। तो ये वेयर हाउसिंग यानी क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फिजिकल इन्वेंट्री फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो वेयर हाउस में जब इन्वेंट्री आ जाती है तो वहाँ से जो गाड़ियाँ होती हैं वो वेयर हाउस से प्रोडक्ट को निकालती है और कहाँ लेके चली जाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रक से या फिर किसी दूसरी गाड़ी से बिजनेस कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए पहुँच जाती हैं। और उसके बाद फिर आता है कस्टमर सर्विस, यानी कि जैसे
कोई डिफेक्टिव गुड हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट करना, या फिर टाइम पे जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करना, स्पीडी यानी कि क्विकली जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर सर्विस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कहने का मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो आसानी से हो, सॉफ्टली हो, क्विकली हो, स्मूथली हो, इसलिए जो है लॉजिस्टिक को मैनेज किया जाता है। तो वहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री को मैनेज करना हो गया, मटेरियल को हैंडल करना हो गया, वेयर हाउस करना हो गया यानी कि स्टोर करके रखना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सपोज है कि कोई कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को जो है कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस कंपनी को रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर अदर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर जो अदर इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, वो सप्लायर से परचेज करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेगी, इक्विपमेंट सप्लायर से लेगी, और जो मशीनरी चाहिए होगी वो सप्लायर से परचेज करती है। तो वहाँ से सप्लायर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के पास तक क्या आता है, वो सारे मटेरियल आते हैं। यानी कि जो सप्लायर होता है वो रॉ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो है वो सप्लाई करता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सभी का यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करती है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो या तो होलसेलर को सप्लाई करेगी या फिर रिटेलर को सप्लाई करेगी या फिर सीधे कस्टमर को सप्लाई कर देगी। अगर होलसेलर को सप्लाई करती है तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो कस्टमर को सप्लाई करेगा, और फिर फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर। तो ये जो पूरा सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, फिर मैन्युफैक्चर द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाना, फिर बना के उसको होलसेलर को देना, होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये पूरा क्या हो गया, एक चेन हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर प्रोडक्ट को रिटेलर को सप्लाई करता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करता है। तो सप्लायर से कस्टमर तक ये जो पूरा है ये एक चेन बन जाता है। किस चीज़ का, सप्लाई का। कुछ ना कुछ सप्लाई हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं। और इसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो इस सप्लाई चेन इज ए कंबाइंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो सप्लाई चेन क्या हो गया, कंबाइंड नेटवर्क है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का या फिर टेक्नोलॉजीज़ का, जहाँ पर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोडक्ट और सर्विस को सेल किया जाता है। तो भाई यही हुआ ना कि मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, मैन्युफैक्चर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को सप्लाई कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई कर दिया, रिटेलर ने कस्टमर को सप्लाई कर दिया। तो ये सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर टू अ मैन्युफैक्चर एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स और सर्विस टू द एंड कंज्यूमर। तो सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई से, जो कि सप्लायर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर को, और उसके बाद भी खत्म कहाँ होता है, जब वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा सप्लाई चेन होता है, और इसी को मैनेजमेंट करना, इसी को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डेटा एंड फाइनेंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर गुड्स, डेटा, फाइनेंस जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होते हैं उनका प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके यानी कि सप्लायर से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने तक जो सप्लाई होता है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इट रिफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन दैट रिलेट टू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द राइट कस्टमर कंपनीज। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ऑपरेशन को इंक्लूड करता है जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का सारा एक्टिविटी जो होता है उसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। द पर्पज ऑफ ए सप्लाई चेन इज टू गेट गुड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट एज क्विकली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो पर्पज क्या होता है मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद तुरंत इसको जो है इफेक्टिवली और क्विकली जो है कस्टमर तक पहुंचा देना, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपका सप्लाई चेन सही से नहीं होगा ना तो आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा लेकिन वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन आपका सही नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो आसानी से हो जाए, बिना किसी हर्डल के हो जाए। तो इट्स अन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ये क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस, यानी कि सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, सप्लायर को मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर को बिजनेस कस्टमर से, जिससे कि आसानी से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस एक्सचेंज हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, गुड्स एक्सचेंज हो गया, ये आसानी से हो जाए बिना किसी हर्डल के। अब जैसे क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जो सप्लायर होता है वो सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल पहुंचाता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा
गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा और वो जो क्या है कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये जो पूरा फ्लो हो रहा है रॉ मटेरियल का, चाहे गुड्स का, चाहे डेटा का, इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ओलिवर एंड वेवर ने डिफाइन किया 1982 में। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ सप्लाई चेन विद द पर्पस टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया, ये एक प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस है। किस चीज़ को, ऑपरेशन को, किस चीज़ के ऑपरेशन को, सप्लाई चेन के ऑपरेशन को। क्यों मैनेज करना है, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो एफिशिएंटली जो है वो सेटिस्फाई किया जा सके। तो सप्लाई चेन इसीलिए तो कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर है वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर के लिए। अब मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लाई ने सप्लाई कर दिया। अब मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कस्टमर को सेल करना है, तो कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को देगा, होलसेल रिटेलर को सप्लाई करेगा, फिर रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करना है। तो इस सारी चीज़ों को प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो केथ ओलिवर जो कि एक ब्रिटिश लॉजिस्टिशियन हैं, उन्होंने ही जो है कि क्वाइन किया था टर्म सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। अब बात कर लें ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी कहने का मतलब है यहाँ पे कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट को कम करना। एफिशिएंसी, अगर मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाना है और अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर सप्लाई चेन उसका सही तरीके से काम कर रहा होगा, सप्लाई चेन सही से मैनेज हो रहा होगा, तो तुरंत के तुरंत जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल आ जाएगा मैन्युफैक्चर तक, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। कस्टमर ने डिमांड किया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सप्लाई चेन अच्छी होगी तो कस्टमर तक तुरंत जो है वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। सप्लाई चेन अच्छी होने से ही डिलीवर होगा, वो भी कम कॉस्ट में जो है डिलीवर हो जाता है। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक दिन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 दिन लगता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। तो सारी चीज़ें सप्लाई चेन पर डिपेंड करती हैं कि कब सप्लाई चेन कैसी है और कितनी जल्दी जो है आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाता है। टू मिनिमाइज टाइम, टाइम को कम करने के लिए, भाई डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन अच्छा हुआ तो आपका जो है कम टाइम में जो है मैन्युफैक्चर के पास रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कस्टमर तक जो है गुड्स डिलीवर हो जाता है। तो टाइम को कम करने के लिए जो है सप्लाई चेन को मैनेज करना जरूरी है। टू डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होती है डिलीवर करने में, सप्लायर से रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर तक पहुँचाने में, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होकर उसको मिनिमाइज करने का जो है ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। टू डिक्रीज वेयर हाउसिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना के रख दिया है और हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वेयर हाउस में रखने से प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी होता है और साथ ही साथ उसको कॉस्ट भी आती है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखने में। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होगा, क्योंकि अगर सप्लाई चेन अच्छा होगा आपका तो आपको वेयर हाउस में स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड आया, प्रोडक्ट बना दिया तुरंत और तुरंत डिलीवर कर दिया, तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सप्लाई चेन आपका अच्छा होगा, कस्टमर ने डिमांड किया, तुरंत के तुरंत जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, इनहेंस होगी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू मेंटेन बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, इन सब के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होता है। क्लियर। अब बात कर ले फंक्शंस की कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो ब्रॉडली हम जो फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ब्रॉडली हम पांच इंपॉर्टेंट फंक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, किससे, सप्लायर से रॉ मटेरियल को एक्वायर करना और मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाना, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाना, मशीनरी को एक्वायर करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुँचाना, तो एक्वायरिंग का काम होता है। या फिर कस्टमर का गुड्स है तो उसको मैन्युफैक्चरर से एक्वायर करके कस्टमर तक पहुँचाना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे कि डिमांड को एस्टिमेट करना प्रॉपरली, जिससे कि ज़्यादा आपको इन्वेंट्री भी ना रखना पड़े और ना ही कम इन्वेंट्री आपके पास हो। आप सपोज करें कि अचानक से डिमांड बढ़ गई और आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल कस्टमर तक, मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाओगे, और मैन्युफैक्चरर तक अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अचानक से मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो अगर आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, बिजनेस आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके पास जो है रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो वेस्ट हो सकता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस जो है यहाँ पे फंक्शंस
परफॉर्म किए जाते हैं, एस्टिमेट किया जाता है डिमांड को। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जैसे कि रॉ रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, टाइम, लेबर, कब कहाँ कैसे सब चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, उन सारी चीज़ों को भी जो सप्लाई चेन में जो है इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और वहीं पे लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्क फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि कब कहाँ किससे जो है इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कैसे जो है डेटा शेयर होगा, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मैन्युफैक्चर की डिटेल सप्लायर तक पहुंचाना, सप्लायर की डिटेल मैन्युफैक्चर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को भी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक्वायर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, लॉजिस्टिक का फंक्शन, रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिमांड को एस्टिमेट करना यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन। देखिए कोर सप्लाई चेन क्या होता है पहले हम बात कर लें। तो कोर सप्लाई चेन का मतलब कि ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल को जो है प्रोक्योर किया जाता है, उसको जो है मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चर जो है उससे प्रोडक्ट बनाता है, और फिर प्रोडक्ट फाइनली होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, कोर सप्लाई चेन यानी कि मेन सप्लाई चेन, इसको हम फॉरवर्ड सप्लाई चेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को जो है सप्लायर से फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है होलसेलर फिर रिटेलर तक सप्लाई किया जाता है, और फिर रिटेलर और होलसेलर से जो है कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है, जिससे कि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। अल्टीमेट गोल जो सप्लाई चेन का होता है ये यही होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, जिससे कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे और सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी जो है ग्रो करेगी। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, कोर सप्लाई चेन। मेन सप्लाई चेन है फिर फॉरवर्ड सप्लाई चेन, जहां पर सप्लायर से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर के जरिए, होलसेलर के जरिए, रिटेलर के जरिए कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो दैट इज कोर सप्लाई चेन। और वहीं पे जस्ट इसका उल्टा होता है रिवर्स सप्लाई चेन। रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है, द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू रिट्रीव अ यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर एंड आइदर डिस्पोज ऑफ इट और रीयूज इट। आपने अक्सर देखा होगा आज के टाइम पे जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे होता है कि 1 महीने तक आप ट्राई करिए, 1 महीने तक पसंद नहीं आया तो आप 1 महीने बाद वापस कर दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, या तो उनको पसंद नहीं आता है या फिर उसमें कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। तो इस केस में, दोनों ही केस में पसंद नहीं आया या फिर कोई इसमें कमी रह गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है, उनसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेती है, तो ये जो सप्लाई चेन हो गया, कस्टमर से प्रोडक्ट को वापस लेके आना मैन्युफैक्चरर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स सप्लाई चेन, यानी कि उल्टा। कोर सप्लाई चेन में क्या था कि मैन्युफैक्चरर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा था, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई चेन उल्टा हो गया। यहाँ पे कस्टमर से जो है प्रोडक्ट को उठाया जाता है और मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंड कंज्यूमर होता है, जो एंड कस्टमर होता है, उसके पास से जो है हम रिटर्न करते हैं शिपिंग, यानी कि शिपिंग क्या होगी, रिटर्न शिपिंग होती है। कस्टमर क्या करता है, रिटर्न शिपिंग के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, तो वहाँ से जो है मैन्युफैक्चरर के पास से जो है जो उनका डिलीवरी पर्सन होता है वो आता है आपके पास, आपसे जो है रिटर्न को जो है सामान को वापस लेता है, आपको जो है जो भी पैसा होता है वापस करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न को प्रोसेस करता है, और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, मैन्युफैक्चरर तक पहुँच जाता है डिस्पोजिशन के लिए। तो इस पोजीशन पे मैन्युफैक्चरर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को वो नष्ट कर दे यानी कि डिस्पोज कर दे, ख़त्म कर दे, या फिर उसको जो है रिसाइकिल करे यानी कि रिफर्बिश्ड। आप देखते होंगे अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते होंगे तो मोबाइल परचेज करने जाए तो वहाँ पे रिफर्बिश्ड मोबाइल भी आपको परचेज करने को मिलते हैं, जो कि और जो ओरिजिनल मोबाइल होते हैं उनसे सस्ते दामों पर आपको जो है वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफर्बिश्ड होते हैं, यानी कि किसी ने उसको यूज़ किया था, उनको रिटर्न किया है और उसको जो है मैन्युफैक्चर उसमें कुछ जो भी एरर था, जो भी टेक्निकल फॉल्ट था, उसको रिमूव करके उसको दोबारा से सेल कर देता है। या फिर आपने यूज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस किया था, तो उसको रीसेल कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। तो किसको रीसेल करेंगे? एंड कंज्यूमर को। क्लियर? तो ये जो है रिवर्स सप्लाई चेन कहलाता है, यानी कि जहाँ पर आप कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसको पसंद नहीं आया या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसकी वजह से आप जो है वापस प्रोडक्ट को मंगवाते हो अपने पास।
पास, मैन्युफैक्चरर वापस अपने पास प्रोडक्ट को मंगवाता है और उसके बाद फिर उसको या तो डिस्पोज कर देगा, या तो उसको रिसाइकिल करेगा, रिफर्बिश करेगा, या फिर रीसेल कर देता है। तो वो मैन्युफैक्चरर का डिसीजन होता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोडक्ट को एक्वायर किया जाता है कस्टमर से, उसके बाद फिर रिवर्स लॉजिस्टिक होता है, यानी कि कस्टमर से जो प्रोडक्ट को उठा के मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और फाइनली उसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज में जहाँ पे वो चाहे वो नष्ट कर दे, चाहे वो रिसाइकिल कर ले, या फिर चाहे उसको रीसेल कर देता है। तो होप आपको क्लियर होगा कि कोर सप्लाई चेन और रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन ड्राइवर कहने का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट, यानी कि एक सिस्टम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनको हम सप्लाई चेन ड्राइवर कहते हैं। यानी कि कब कहाँ किस चीज़ की सप्लाई करनी है, कितना अमाउंट में सप्लाई करना है, टाइमिंग क्या होगा सप्लाई का, लोकेशन क्या होगा सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होगा सप्लाई करने का, ये सारा चीज़ इन सप्लाई चेन ड्राइवर्स पे डिपेंड करता है। तो ड्राइवर क्या हो गए, ड्राइवर आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। सप्लाई चेन ड्राइवर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, यानी कि एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को, रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी कि परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन, ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही इंपैक्ट डालेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हो और नेगेटिव इंपैक्ट, दोनों ही इंपैक्ट जो है वो पड़ता है ड्राइवर्स का सप्लाई चेन पे। तो ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्रॉडली 5 ड्राइवर्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो सप्लाई चेन इस पे डिपेंड करेगी ना भाई, क्या बनाना है आपको जब पता रहेगा तो आप उसके लिए पहले से ही रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज करके रखोगे। हाउ यानी कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आप पहले से अरेंज करके रखोगे। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, तो टाइमली जो है आप सप्लाई से रॉ मटेरियल, मशीनरी जो है आप अरेंज करके सप्लाई कर दोगे मैन्युफैक्चरर को। तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, यानी कि कितना बना के रखना है और कितना स्टॉक में रखना है, कितना बनाना है और कितना स्टॉक में रखना है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है फिर घट रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कितना बनाना है और कितना स्टॉक करके रखना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सप्लाई भी करना होगा मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है रॉ मटेरियल भी सप्लाई करके मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरीके से लोकेशन। लोकेशन यानी कि कहाँ पर, अब ये लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग या जो फैसिलिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन की बात होती है और यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन की भी बात होती है। तो लोकेशन, आप जो है मार्केट से बहुत दूर हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो रहेगी। जब मार्केट के नज़दीक होते हैं तो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। सप्लायर के नज़दीक है तो रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी सप्लाई चेन की, लेकिन सप्लायर से दूर है तो रिस्पॉन्सिवनेस लेट होगी, पुअर होगी सप्लाई चेन की। भाई आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक के ब्रांचेज होते हैं, फिर फूड चेन ब्रांचेज होते हैं, जो क्या करते हैं कि बड़ा मार्केट है तो हर जो है मॉल में या फिर छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर पर वो अपना एक ब्रांचेस खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनकी सप्लाई चेन फास्ट हो। आपने ऑर्डर किया तुरंत जो है आपको डिलीवर हो जाता है। जैसे पिज्ज़ा का आप डिलीवर देखिए तो आधे घंटे में वो प्रॉमिस करते हैं कि हाफ एन आवर में आपको जो है पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगे, यानी कि उनकी सप्लाई चेन क्या है, रिस्पॉन्सिव है। क्यों रिस्पॉन्सिव है? क्योंकि उन्होंने लोकेशन, बहुत सारी मल्टीपल लोकेशन पर उन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हाउ एंड व्हेन टू मूव, कब मूव करना और कैसे मूव करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ड्राइवर होता है, जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। क्लियर कि ट्रांसपोर्टेशन, अब बाई रेल जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो या फिर बाई एयर जा रहे हो, तीनों पे ही जो है परफॉर्मेंस क्या होगी, डिफ़र करेगी। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, डिफ़र करेगी। ट्रेन से जा रहे हैं सस्ता पड़ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर सप्लाई करनी है एयर से तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन हाँ वहाँ पे टाइम कम लगेगा और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि रेलवे से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर आप एयर से जा रहे हैं तो टाइम कम लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन। और वहीं पर लास्ट है जो कि इन सभी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। सप्लाई चेन ड्राइवर में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन
प्रोडक्शन अगर नहीं है आपके पास कि कब कहाँ कैसे क्या बनना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, तो आप कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, यानी कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर हो जाता है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि किससे कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जो है रिस्पॉन्सिव अच्छा होगा आपका और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। लोकेशन अगर आप नज़दीक में हैं मार्केट से, सप्लायर से, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, एफिशिएंसी होगी। इन्वेंट्री आपको पता है कि कितनी डिमांड होनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कितना बनाना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना नहीं रखना है। और प्रोडक्शन यानी कि कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, देखिए किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस अगर आपको मेज़र करनी है तो आप उसको 3 बेसिस पे जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, 3 क्राइटेरिया पे, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। तो सिमिलरली सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अगर आपको मेज़र करना है तो आप जो है टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम, जैसे कि लेवल ऑफ ऑन टाइम डिलीवरीज, यानी कि जो भी सप्लाई चेन आपका है उसमें जो डिलीवरीज होनी है कस्टमर को, क्या आप वो ऑन टाइम डिलीवरीज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो ऑन टाइम डिलीवरी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे हो डिलीवरी ऑन टाइम तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पुअर है। ऑन टाइम रिसीप्ट, यानी कि सप्लाई से रॉ मटेरियल आपको जो है मैन्युफैक्चरर को चाहिए था, तो क्या आप सही टाइम पे, राइट टाइम पे जो है उसको आप प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। टाइम टू प्रोसेस परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहे हैं आप। एंड टाइम टू फुलफिल एन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसके बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। वहीं पे दूसरा है कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग जा रही है, या फिर अदर फंक्शंस जो होते हैं सप्लाई चेन में उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बेसिस पे आप जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। और वहीं तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो ऑर्डर्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो एरर फ्री, यानी किसी और का ऑर्डर किसी और को नहीं चला गया, बिना किसी डैमेज के जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई डैमेज नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये क्वालिटी हो गई। तो इन 3 के बेसिस पे जो है आप मेज़र कर सकते हैं सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को। तो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अगर हम मेज़र करने की बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेज़र और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेज़र। क्वालिटेटिव मेज़र मतलब कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन सब से जो है आप मेज़र कर सकते हो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को। कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है सप्लाई चेन से, उसको टाइमली डिलीवर मिल रहा है, करेक्ट प्रोडक्ट उसको जो है डिलीवर हो रहा है, तो उसके बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। वहीं पे अगर क्वांटिटेटिव मेज़र की बात करें तो वहाँ पे डिलीवरी टाइम क्या था, लीड टाइम कितना, यानी कि ऑर्डर कितने टाइम पे प्लेस हुआ और फुलफिलमेंट कितनी देर में, यानी कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके फुलफिलमेंट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, गैप होता है, उसको हम लीड टाइम कहते हैं। तो वो कितना है। सप्लाई चेन रिस्पॉन्स टाइम कितना था, कस्टमर के कोई इश्यू है तो उसको फुलफिल करने में, उसको उसी को सॉल्व करने में कितना रिस्पॉन्स टाइम लिया जा रहा है, डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है। तो ये क्वान्टिटेटिव मेज़र हो गए। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है आप मेज़र कर सकते हो। तो डिफरेंट टेक्निक हैं सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो उसमें एक है लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड। तो नाम से क्लियर, जैसे आपकी मार्कशीट होता है ना, तो मार्कशीट में किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लेके आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और साइकिल टाइम, ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस से सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड जो है वो डेवलप किया गया था लॉजिस्टिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन द्वारा। दिस लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड इज स्प्रेडशीट। ये क्या है? स्प्रेडशीट, यानी कि जो एक्सेल सीट होता है वो होता है बेस्ड टूल दैट हेल्प्स टू मेजर द बिजनेस वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड क्या करता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या बिजनेस वैल्यू जनरेट हो रही है उसको मेजर करने में ये जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो 4 क्राइटेरिया होते हैं वो क्या है? फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड साइकिल टाइम मेजरमेंट। तो 4 चीज़ों को मेजर किया जाता है। फाइनेंशियल मेजरमेंट, यानी कि एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं सप्लाई चेन में, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सप्लाई चेन में, एसेट की वैल्यू
वैल्यूज़ क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी यूज़ हो रही हैं, तो फिनेंशियल मेजरमेंट। वहीं पे दूसरा है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब यहाँ पे कि कितना ऑर्डर आया है, कितना आपने ऑर्डर पर डे डिलीवर किया है, तो प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना ऑर्डर आप पर डे डिलीवर कर रहे हो सप्लाई चेन के जरिए। क्वालिटी यानी कहने का मतलब है कि सर्विस एरर्स क्या है, यहाँ पे डैमेज कितना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइप पे, इन्वेंट्री करेक्टनेस है कि नहीं है, तो क्वालिटी होगा। वहीं पे साइकिल टाइम कहने का मतलब ऑर्डर प्लेसिंग टाइम, डिलीवरी टाइम, ट्रांजिट टाइम। तो साइकिल टाइम कहने का मतलब कि ऑर्डर प्लेसिंग टाइम कितना है, डिलीवरी में टाइम कितना लग रहा है, ट्रांजिट टाइम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो इनके बेसिस पे जो है मेजर किया जाता है क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। वहीं पे जो दूसरा मॉडल है दैट इज SCOR मॉडल। SCOR मॉडल यानी कि सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस। तो द SCOR मॉडल हेल्प्स कंपनीज टू मेजर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 5 की एस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, 5 की एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है SCOR मॉडल में। तो सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी यानी कि क्या जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर किया जा रहा है, बिना किसी डैमेज के डिलीवर किया जा रहा है, कंप्लीट डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। क्लियर। दूसरा है एस्पेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो भी क्वेरीज हैं उसको टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसको अटेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वहीं पे तीसरा है एजिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड होता है वो वेरी होता है, यानी कि एक जैसा डिमांड हमेशा नहीं होता है। तो जब वेरिंग डिमांड होता है तो उसमें जो सप्लाई चेन है वो कैसे लीड टाइम जो प्लान किया गया था उसमें बिना किसी डिले के जो है सप्लाई चेन को मैनेज किया जा रहा है। कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप एंड फेज ऑफ द सप्लाई चेन। और वहीं पे पांचवा जो एस्पेक्ट है दैट इज एसेट, ऑल द की रिसोर्सेज यूज टू गेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इन 5 के बेसिस पे जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो इसके अलावा ये जो लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड और आपने ये SCOR मॉडल देखा, इसके अलावा EVA यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आपने फाइनेंस में पढ़ी होगी, बैलेंस स्कोर कार्ड भी आपने पढ़ी होगी। तो ये क्या है, ये सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेज़र करने में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेज़र करने के। पुश एंड पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए मैन्युफैक्चर का काम क्या है, प्रोडक्ट को बनाना और कस्टमर तक पहुंचाना। क्लियर। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सप्लाई चेन का यूज़ करके प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर ने बनाया है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, ये काम हो गया। अब मैन्युफैक्चर के सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोडक्ट बनाए तो कितना बनाए, प्रोडक्शन करे तो कितना करे। क्लियर। तो अब वहाँ पे उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो क्या करे कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तब वो प्रोडक्ट बनाएगा और फिर कस्टमर को सप्लाई चेन के जरिए डिलीवर कर देगा, जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, तो आप लंच करने, डिनर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब पहुँचते हैं ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद फिर आपके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन के आता है और फिर आपको डिलीवर हो जाता है। या फिर ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल लें, तो जब आप 4 व्हीलर कार परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब आप बुकिंग करते हो उसके बाद फिर जो है वहाँ पे कार बनती है और फिर जो है आपको डिलीवर हो जाती है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर के बेसिस पे होता है, यानी कि कस्टमर ऑर्डर करेगा देन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाएगा और फिर वो सप्लाई करता है कस्टमर को। वहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या है मैन्युफैक्चर के सामने कि वो क्या करे कि वो फोरकास्ट कर ले कि हाँ जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है आने वाले टाइम पे इतने यूनिट होनी है। तो वो क्या करता है कि फोरकास्टेड सेल्स के अकॉर्डिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो है पहले इसी प्रोडक्ट को बना लेता है और सप्लाई चेन के जरिए रिटेलर तक पहुँचा देता है। फिर जो कस्टमर होता है जब उसको जरूरत पड़ती है तो रिटेलर के पास जाता है, वहाँ पर जाके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। क्लियर। तो पुश मतलब कि धक्का देना और पुल मतलब कि खींचना। तो खींचना यानी कि कस्टमर खींच रहा है मैन्युफैक्चर को, तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। पुश मतलब कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक धकेल दे रहा है, फिर कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है तो जाके परचेज कर लेता है। तो पुश सिस्टम और पुल सिस्टम यही है। पुल सिस्टम यानी कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के सप्लाई करेगा, दैट इज पुल सिस्टम। पुश सिस्टम में मैन्युफैक्चर फोरकास्ट कर लेता है पहले से ही कि हाँ आने वाले टाइम पे इतनी सेल होनी है, तो मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाकर रिटेलर तक पहुंचा देता है। जैसे कि आप फेस्टिवल्स में देखते होंगे, तो फेस्टिवल्स में सभी को पता है कि होली है, दीपावली है, तो उस टाइम पे जो है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं, होली में कलर्स हो गए, दीपावली में क्रैकर्स हो गए या फिर दिए हो गए, तो इन सब की डिमांड बढ़ने वाले। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है कि डिमांड को फोरकास्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर तक पहुंचा देता है। जितने भी FMCG गुड्स होते हैं, अभी हमको पता है कि FMCG गुड्स क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इनको जो है टाइम टू टाइम कस्टमर इनको परचेज ही करता रहता है, तो वो फोरकास्ट कर लेते हैं सेल्स को,
और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर शॉप पे रख देते हैं। अब ये थोड़ी होता है कि आपको टूथपेस्ट लेना है तो आप जाओगे ऑर्डर करोगे उसके बाद टूथपेस्ट बन के आएगा, नहीं। तो टूथपेस्ट क्या है, रेगुलर यूज प्रोडक्ट है, तो मैन्युफैक्चर पहले से ही फोरकास्ट करके उसको बनाकर कस्टमर तक, रिटेलर तक पहुंचा देता है। फिर कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है रिटेल शॉप पे जाता है, परचेज कर लेता है। तो वो पुश सिस्टम हो गया। क्लियर। तो पुश सिस्टम, पुल सिस्टम यही चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले पुल सिस्टम है, तो पुल सिस्टम इन एससीएम यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट, पुल सिस्टम है, कस्टमर खींच रहा है, तो पुल और कस्टमर जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। उसके बाद फिर रिटेलर जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा स्टॉक को, यानी कि रिटेलर क्या करेगा, स्टॉक में देखेगा कि है कि नहीं है, वहाँ पे जो है ऑर्डर को प्लेस कर देगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर के वेयर हाउस में मांगेगा कि वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर होगा तो वहाँ से जो है कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एज पर ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर आया है वो प्रोड्यूस करेगा मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जो है कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। अब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगा तो बट ऑब्वियस होता है कि वो सप्लायर से क्या करेगा, ऑर्डर लेगा, सप्लाई रॉ मटेरियल जो है वो उसके लिए अप्लाई कर ऑर्डर देगा। तो सप्लायर सप्लाई एज पर ऑर्डर, यानी कि जो भी कस्टमर का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल सप्लायर सप्लाई करेगा, फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के जरिए कस्टमर तक पहुँचता है। तो ये होता है पुल सिस्टम। तो यहाँ पे मेन फोकस कौन हो गया, कस्टमर हो गया, कि कस्टमर ऑर्डर करेगा तो बाकी सारी सप्लाई चेन एक्टिवेट हो जाती है। तो पुल सिस्टम में क्या हो गया कि इन अ पुल बेस्ड सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डिमांड ड्राइवन रेदर देन बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। तो पुल सिस्टम में प्रिडिक्शन या फिर फोरकास्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि डिमांड ड्राइवन होता है, यानी कि कब प्रोक्योरमेंट करना है, कब सप्लाई से रॉ मटेरियल मांगना है, कब प्रोडक्शन करना है, कब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा चीज़ें डिमांड ड्राइवन है। कस्टमर डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोक्योरमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट इज पुल बेस्ड सिस्टम। गुड्स आर प्रोड्यूस इन द अमाउंट एंड टाइम नीडेड, यानी कि जो भी अमाउंट में डिमांड किया गया है और जो भी टाइम ड्यूरेशन मांगे उस टाइम ड्यूरेशन में उस अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है पुल बेस्ड सिस्टम में। पुल सिस्टम आर ऑफन प्रेफर्ड इन सिचुएशन वेयर देयर इज लिमिटेड डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और व्हेन द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एक्सेस इन्वेंट्री आउटवेट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पुल सिस्टम तभी आपके लिए फायदेमंद होगा जब किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक डिमांड होती है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए लिमिटेड डिमांड होती है। जैसे कि कार है तो कार सभी लोग जाके परचेज नहीं कर लेते, उसकी डिमांड लिमिटेड रहती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे जो है वहाँ पे पुल बेस्ड सिस्टम होता है। रेस्टोरेंट हो गया तो वहाँ पे ये नहीं कि कोई भी आएगा खा के चला जाएगा रखा हुआ, वहाँ पे जाएगा, उसको ताज़ा खाना चाहिए, वो ऑर्डर करेगा अपने हिसाब से, फिर उसको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो वो क्या है, वो पुल बेस्ड सिस्टम है। तो वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है और लिमिटेड डिमांड होती है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे पुल सिस्टम चलता है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, लिमिटेड डिमांड है और जहाँ पे इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा आपके लिए, वहाँ पे पुल बेस्ड सिस्टम चलता है। और पुल बेस्ड सिस्टम क्या है, वो JIT के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो वहीं पे दूसरा है पुश सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो पुश सिस्टम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चर क्या करता है, फोरकास्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई चेन के जरिए रिटेलर तक पहुँचा देता है। तो मैन्युफैक्चर फोरकास्ट सेल्स और डिमांड, यानी कि सेल्स कह लीजिए या फिर डिमांड कह लीजिए, उसको फोरकास्ट करता है मैन्युफैक्चर। उसके बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑर्डर गिवन टू सप्लायर, यानी कि फोरकास्ट के बेसिस पे कि 10 यूनिट बनाना है कि 20 यूनिट बनाना है, उसके हिसाब से सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाता है और सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई कर देता है। सप्लायर सप्लाई रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर एज पर दी फोरकास्टेड सेल। देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एज पर सेल्स फोरकास्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है एज पर सेल्स फोरकास्ट। उसके बाद जो प्रोडक्ट जो है बनाया गया है तो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर दिया जाता है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट रिटेलर्स को सप्लाई करता है और फिर फाइनली जो कस्टमर होता है वो शॉप पे जाता है, रिटेल शॉप पे जाता है और परचेज करता है जो भी सेल्स उसको दिखता है। तो दैट इज पुश सिस्टम। यहाँ पे क्या हो गया कि फोरकास्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर फोरकास्ट करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। तो पुश सिस्टम में क्या हो गया कि इन द पुश सिस्टम प्रोडक्शन बिगिंस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट, यानी कि जो डिमांड आपने फोरकास्ट की है या फिर प्रीवियस ईयर में जो भी सेल्स रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस मंथ भी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो फोरकास्ट कर लिया आपने डिमांड को, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो इन पुश बेस्ड सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स आर पुश्ड थ्रू द चैनल फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द रिटेलर। तो
पुश बेस्ड में क्या हो गया कि धक्का, पुश मतलब कि धक्का देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कर लिया जाता है फोरकास्टेड के अकॉर्डिंग, और फिर जो है जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई होता है वो पूरा जो है प्रोडक्शन से रिटेलर तक पहुंचा दिया जाता है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्शन हैपेंस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। यहाँ पे प्रोडक्शन किसके बेसिस पे हो रहा है? जो भी आपने डिमांड फोरकास्ट किया है उसके बेसिस पे हो रहा है। तो अब ये कहाँ पे प्रेफर किया जाता है? प्रेफरेबल इन इंस्टेंसेस वेयर देयर इज अ हाई डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एंड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन स्टॉक इज बेनिफिशियल फॉर मीटिंग कंज्यूमर डिमांड। तो अगर ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो जिसका जो है आपके पास इन्वेंट्री इकट्ठा करके रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, यानी कि डिमांड इतनी है कि अगर आप पहले से जो है आप बनाकर नहीं रखोगे तो आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे और फिर आप क्या होगा, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हाई डिमांडेड होते हैं उनके लिए जो है मैन्युफैक्चर पहले से ही फोरकास्ट करके प्रोड्यूस करके जो है रिटेलर तक सामान को पहुंचा देता है। क्लियर? तो दैट इज पुश सिस्टम। तो पुल सिस्टम क्या हो गया? जहां पर कंज्यूमर डिमांड करता है उसके बाद फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोक्योरमेंट जो है चलता है। और वहीं पे पुश सिस्टम जहाँ पे फोरकास्ट कर लिया जाता है सेल्स को और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोडक्शन चलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो पुश सिस्टम में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर तक पहुँचाता है, वहीं पे पुल सिस्टम में कस्टमर डिमांड करता है उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्ट को बनाएगा कस्टमर तक जो है सप्लाई चेन के जरिए पहुँचाता है। दैट इज़ पुश सिस्टम एंड पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रोल ऑफ आईटी इन एससीएम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा कि आप चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कॉलेज में हो, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको करना पड़ता है। क्लियर? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बेसिक चीज़ आप समझिए, पहली चीज़ कि कस्टमर को ऑर्डर करना है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कि लैपटॉप पर बैठता है, वेबसाइट इंटरनेट का यूज़ करता है और जो है ऑर्डर घर पे बैठे प्लेस कर देता है। अब जो है रिटेलर या फिर सप्लायर या फिर जो है मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर पहुंचता है, वो ऑर्डर को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है ऑर्डर को डिलीवर करवा देता है और ट्रांजेक्शन्स भी क्या होते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। क्लियर? अब जो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग है, आप देखते होंगे कि जब भी कोई आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी डिटेल दी जाती है कि प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस से निकल चुका है, वेयर हाउस से जो है डिलीवरी बॉय के पास पहुंच चुका है, डिलीवरी बॉय जो है वेयर हाउस से प्रोडक्ट को लेकर निकल चुका है और वो जो है आपके घर पहुंचने वाला है, आपके घर कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में पहुंचेगा, ये चीज़ भी जो है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये क्यों कैसे पॉसिबल है सप्लाई चेन में? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आप प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही होता है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट आईटी है दैट इज़ EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम लोग डेटा क्या शेयर करते थे कि ईमेल के जरिए या कुरियर करते थे, फिर फैक्स करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर आपस में क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को एप्लीकेशन का यूज़ करके ज्वाइन करते हैं कि वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर यानी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या फिर कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे कंप्यूटर से जो है दूसरे कंप्यूटर पर जाकर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इन्वॉल्व द स्वैपिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा चेंज हो जाता है। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ईमेल, कुरियर और फैक्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाता है। तो एससीएम में होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, तो आपस में जो है ईडीआई का यूज़ करके डेटा को एक्सचेंज करते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट डिवाइस है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। नाम से क्लियर है कि ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टैग जो है वो ऑब्जेक्ट में या फिर जो भी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो उसमें अटैच कर दिया जाता है और उस टैग से जो है आप जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रैक कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ स्टोर है, कहाँ रखा हुआ है। तो डेटा इज कलेक्टेड यूजिंग वायरलेस सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ टैग अटैच टू दी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सप्लाई चेन में प्रोडक्ट मूव कर रहा है तो आप आसानी से जो है RFID का यूज़ करके ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, होलसेलर तक पहुँचा है कि रिटेलर तक पहुँचा कि कस्टमर तक पहुँच गया है। क्लियर? तो RFID यूज टू एक्यूरेटली काउंट, करेक्ट एंड ट्रैक ऑल इंडिविजुअल आइटम एंड कर्टन्स अक्रॉस दी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आप काउंट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, कोई अगर उसमें एरर है ट्रैक कर सकते हो इंडिविजुअल आइटम्स को यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी। स्टार्ट इन द फैक्ट्री वेयर आइटम्स आर टैग
टैग्ड एट सोर्स गोज ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेयर ऑर्डर्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टैग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जहाँ पे जो है सोर्स होता है, फैक्ट्री होती है, वहीं पे जो है उसको टैगिंग कर दी जाती है। उसके बाद फिर पूरे सप्लाई चेन में वो टैग लगा रहता है और वहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि RFID जो है एक साथ कई सारे आइटम को एक साथ जो है वो क्या कहते हैं कि रीड कर सकता है, इसीलिए जो है इसको प्रेफर किया जाता है बार कोडिंग में। बार कोडिंग आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको जो है आप जो है रिसेप्शन पे जाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं तो बार कोड लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, उसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं। बार कोड स्कैनर वो स्कैन करते हैं और बार कोडिंग स्कैन करते हैं, उनके पास प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 बाय 1 होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट एक ही बार में कर सकते हैं। लेकिन RFID में क्या होता है कि आप कई सारे प्रोडक्ट को एक साथ स्कैन कर सकते हैं, इसीलिए RFID को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो IT हो गया आपका, दैट इज़ बारकोड स्कैनिंग। यहाँ पे भी क्या है कि आप आसानी से जो है बारकोड अटैच कर सकते हो प्रोडक्ट में और फिर उसके सभी डिटेल्स जो है किसने मैन्युफैक्चर किया, क्या डेट है, क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट का नाम है, सारी डिटेल्स जो है आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आप मूविंग आइटम्स जो होता है ना उसको ट्रैक करने के लिए भी जो है यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि PC असेंबली हो गया ऑपरेशन में, ऑटोमोबाइल हो गया असेंबली प्लांट में, तो इन सबको ट्रैक करने के लिए बारकोड का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो प्रेफर लेकिन RFID को ही किया जाता है। वहीं पे जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि इससे में हेल्प करता है दैट इज़ डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग। आप सभी ने जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी पढ़ा है इसको कि डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग क्या है कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही जो मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर है, होलसेलर हैं या फिर सप्लायर हैं, वो अपने यहाँ पे डेटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं, गैदर कर सकते हैं और सभी चीज़ों से रिलेटेड डेटा स्टोर करके फिर आगे चल के वो डेटा माइन करके वहाँ से डेटा रिट्राइव करके डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हैं। आपको पुराने डेटा के बेसिस पे पुराना सेल्स जाना है कि पिछले साल कितनी सेल्स थी, उसके पिछले साल कितनी सेल्स थी, तो डेटा यानी कि IT का यूज़ करके आपने डेटा स्टोर करके रखा होगा, वहाँ से आप डेटा रिट्राइव करके जो है आप जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग के लिए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हेल्प करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है डिटेल में, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है कि ये डुप्लीकेसी होती है या फिर कॉपी होता है किसी भी चीज़ का, उसको अवॉइड करता है और ट्रांसपेरेंसी जो है प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन में। तो ट्रांसपेरेंसी होती है सप्लाई चेन में, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेसी, कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई डेटा कॉपी दूसरा कर भी नहीं सकता है, तो ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है। वहीं पे एक और टूल है दैट इज़ ERP, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखते होंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का क्या है ERP लॉगिन बना होता है, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो और आप अपना जो है पूरा अपना डिटेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अपनी जो है एडमिट कार्ड हो गया या फिर जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। तो पहले क्या होता था कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको फॉर्म दिया जाता था, आप हाथ से जो है फॉर्म भरते थे, फोटो पेस्ट करते थे, साइन करते थे, उसके बाद अपने कॉलेज में सबमिट करते थे, कॉलेज वाले फिर उसको यूनिवर्सिटी भेजते थे। लेकिन आज ERP की होने की वजह से आप घर बैठे कहीं से भी बैठकर जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर लेते हो और आपको कहीं पे उसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जरिए जो है पॉसिबल हो। तो ERP पे भी जो है डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ERP में क्या होता है कि ग्रैब द डेटा एंड मिनिमाइज द मैनुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ग्रैब करता है और मैनुअल एक्टिविटीज़ को जो है मिनिमाइज कर देता है। यानी कि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, डिटेल पहुँच गई यूनिवर्सिटी, आपको मैनुअली जो है उसको प्रिंट करके उसको कॉलेज में जमा करना, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? यहाँ पे SCM की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोसेसिंग करनी हो, इन्वेंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो, कस्टमर ऑर्डर के इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो सारा डिटेल कहाँ पे मिल जाएगा? ERP पे जो है आप वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। आपको अपनी डिटेल देखनी है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करनी है, चाहे वो एग्जामिनेशन फ़ी हो चाहे वो कैरी ओवर फ़ी हो, आप अपने ERP के जरिए कर सकते हैं। तो SCM में भी क्या होता है कि ERP होता है और वो अपना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोई और डेटा गैदर करना है, तो सारी डिटेल वहाँ पे जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो अगर ओवरऑल इसको कंबाइन करें तो सबसे पहला रोल क्या हो गया कि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑर्डर को रिसीव करना, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर ट्रैक करना, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, ये सारी चीज़ों में IT जो है वो हेल्प करता है। वहीं पे कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यहाँ पे जो है आसानी से होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, इन सब के बीच में इन्फॉर्मेशन आसानी से शेयरिंग की जा सकती है बिना किसी डिले के, बिना किसी टाइम कंज्यूमिंग टाइम कंजम्पशन के। वहीं पे
पे तीसरा है डिसीजन सपोर्ट, डेटा वेयर हाउस आपने रख लिया, डेटा माइनिंग करते हैं और वहाँ पे जो है आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कब कहाँ कैसे कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, किसको कहाँ डिलीवर करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डिलीवर करना है, यानी कि आपको कई सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हेल्प करता है। तो ये रोल ऑफ आईटी है इन एससीएम। आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप आसानी से गूगल ओपन करते हैं, वहाँ पे जो है आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर शॉपिफाई या फिर मिंत्रा जो है ओपन करते हैं, वहाँ से कपड़े हो गए, ग्रॉसरी आइटम हो गए, फिर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है आप घर बैठे वो भी 24/7 यानी कि किसी भी टाइम जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो यही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वहीं पर अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप आसानी से जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वो भी ई कॉमर्स का ही हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ई कॉमर्स मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और इंटरनेट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्यापार करना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करना। तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग जो गुड्स और सर्विसेज का है वो जब आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके जब करते हैं तो वही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स इज ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच इज हैपेंड ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या है, ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि इंटरनेट पे होता है, यानी कि वेबसाइट के जरिए होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईबे, क्विकर, ओएलएक्स, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पर आप जाके घर बैठे जो है ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं और आपको जो है घर बैठे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के मॉडल्स की बात करें, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपको जो है ई कॉमर्स मॉडल मिलेंगे बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो पहला है B2C, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा है C2B यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर टू बिजनेस। और वहीं पे चौथा है C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्लियर। तो ये 4 बिजनेस मॉडल हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है उसके बेस पे आप जो है 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो ई कॉमर्स मॉडल को। तो सबसे पहले क्या है आपका B2C मॉडल। B2C मॉडल कहने का मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट को सेल करती है और कंज्यूमर क्या करता है, बाई करता है। तो इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। इट अप्लाइज टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस जो है इंटरनेट के जरिए किसी कस्टमर को सेल करती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, B2C मॉडल कहते हैं। दीज साइट्स डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड स्टोर इट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट जाते हो, वेबसाइट में आपको पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग, उनकी प्राइसिंग, उनका डिटेल, सारी चीज़ें आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाती हैं और जो है आप वहाँ से प्रोडक्ट जो चाहे आप एज अ कंज्यूमर आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या हो गए, B2C मॉडल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट मॉडल है दैट इज B2B। तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे उनको किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट परचेज करना होता है। अब जैसे गाड़ी है, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कार में जो टायर होता है वो कोई दूसरी कंपनी बना रही होती है, जैसे टाटा ही है तो टाटा में जो कार बन रही है, जैसे पंच है तो पंच में जो टायर है वो टायर किसी दूसरी कंपनी की होगी, MRF की टायर लग रही होगी। वहीं पे जो उसके हैंडल है वो कोई और कंपनी बना रही होती है। तो वो सब क्या कहते हैं, असेंबल करते हैं और कुछ पार्ट अपना लगाते हैं, बॉडी जो है अपना लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो कार कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यानी कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस परचेज करती है तो उसको कहते हैं B2B मॉडल। क्लियर। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फॉर ऑर्डरिंग, परचेजिंग एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बिटवीन बिजनेस हाउसेस। तो जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होते हैं, चाहे वो ऑर्डर को लेकर हो, चाहे परचेज को लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को लेकर हो, वो B2B मॉडल कहलाता है। इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग गुड्स सच एज बिजनेस सब्सक्रिप्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल डीलिंग। तो यहाँ सब पे B2B मॉडल आ जाता है। या फिर आप सपोज करिए कि जो एक वेयर हाउस है या फिर जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है
जब मैन्युफैक्चरर से बिजनेस डील कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वो B2B मॉडल हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज C2C मॉडल, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखते होंगे जैसे कि OLX। OLX क्या है? OLX एक इंटरनेट, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक कस्टमर को अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो OLX पे जाता है, वहाँ पे सेल का जो है वहाँ पे अपना लॉगिन बनाता है, वहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर देता है। वहीं पे कोई दूसरा कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए होता है सेम टाइप का, तो वो OLX पे जाता है, अगर उसको दिखता है, उसको अगर पसंद आता है तो वो एक दूसरे कस्टमर से बीइंग अ कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो दैट इज C2C मॉडल, यानी कि ऐसा वेबसाइट, ऐसे इंटरनेट सर्विसेज जिसके जरिए एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है और दूसरा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो उसको कहते हैं C2C मॉडल। इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाँ, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्लियर? तो एक कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू अनदर कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर है वो डायरेक्टली सेल करता है किसी दूसरे कंज्यूमर को, जैसे कि OLX हो गया। वेबसाइट दैट प्रोवाइड ए कंज्यूमर टू एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन टू अनदर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि C2C मॉडल में वेबसाइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी होता है जो कि वो वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर को कि वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें और दूसरा प्रोडक्ट जो दूसरा कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सके। तो उसको हम C2C मॉडल कहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर ही बेचता है और दूसरा कंज्यूमर परचेज करता है। वहीं पे जो फोर्थ मॉडल है दैट इज C2B मॉडल। C2B मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को सेल करता है। जैसे कि आप फ्रीलांसर हैं, यानी कि आप जो है कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जैसे monster.com। तो monster.com पे आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो वो सर्विसेज वहाँ पे दीजिए। तो बहुत से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको बिजनेस जो जिनको टाइपिंग करवानी होती है, जिनको रिकॉर्डिंग करवानी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको जो है हायर कर लेते हैं। तो दैट इज कस्टमर टू बिजनेस। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन दैट इज कंडक्टेड बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गई, बायर हो गई, और कस्टमर कौन हो गया, सेलर हो गया। इट इज सिमिलर टू B2C मॉडल। द डिफरेंस इज दैट इन दिस केस द कंज्यूमर इज द सेलर एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बायर। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट B2C का उल्टा है। यहाँ पे कंज्यूमर सेलर होता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो बायर होता है। क्लियर? जो कंज्यूमर वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रही होती है। अब बात कर लें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के। तो सबसे पहले एडवांटेज आप देखें तो देखिए एडवांटेज में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि फास्ट बाइंग प्रोसेस। पहली चीज़ कि आप जो है आसानी से घर बैठकर तुरंत यहाँ पे आपने ऑर्डर बुक किया, वहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और जो है 2 से 3 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो फास्टर बाइंग प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। एलिमिनेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो सब जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। आप देखते होंगे कि कई बार आप जब वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाते होंगे, कोई प्रोडक्ट सर्च किया और आपने उसको परचेज नहीं किया तो दोबारा से आपको वही वो सजेस्ट करने लगता है दोबारा जब आप लॉग इन करते हैं, या फिर आपने पहले जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसी को दोबारा से सजेशन में देता है कि आप इसको आपने देखा था, इसको परचेज कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोडक्ट शो होने लगते हैं। अवेलेबल 24/7, ये जो ई कॉमर्स चैनल है यहाँ पे आप 24/7 रात को 12 बजे भी आप जो है प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन जो किराना स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, ऐसा नहीं है, 24/7 अवेलेबल होते हैं। कनेक्ट फार एंड वाइड, यहाँ पे क्या है कि आप जो है साउथ साइड में बैठे हो और आप जो है नॉर्थ साइड में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत दूर से दूर लोगों को जो है कनेक्ट करता है। लेकिन जो अगर फिजिकल जो शॉप्स होते थे वो क्या है, वो आसपास के एरिया को ही कवर करते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है वो उसका हो सकता है कि ऑफिस दिल्ली में है और वो पूरे इंडिया को कवर करता है। क्लियर? डिटेल्ड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जो ऑनलाइन में कंप्लीट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट की वारंटी, प्रोडक्ट की गारंटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो फिजिकल शॉप्स होते हैं वहाँ पे आपको शायद इतना इन्फॉर्मेशन ना मिले। वहीं पे रीटारगेट द कस्टमर्स, यानी कि आपके प्रोडक्ट को किसी ने एक बार परचेज किया ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर, तो आप जो है दोबारा से उसको ढेर सारा ऑफर देकर रीटारगेट भी कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस हैं ये ई कॉमर्स के। वहीं पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि यहाँ पे जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो एक पर्सनल टच होता है, जब आप शॉप पे जाते हो, बातचीत करते हो, हाई लो होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। नो गारंटी अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पे
प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि जो वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो सब अपनी तरफ से अश्योर करते हैं कि हाँ क्वालिटी अच्छी होगी। सिक्योरिटीज़ इशू यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज़ इशू यानी कि आपके डेटाज चोरी हो सकते हैं, आपके जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो चोरी हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी इशूज़ भी रहते हैं। लॉन्ग डिलीवरी पीरियड कभी कभी होता है कि यहाँ पे हफ्ते भर हो जाता है, 7 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं डिलीवरी में। तो डिलीवरी पीरियड यहाँ पे जो है लॉन्ग है। वहाँ पे जब आप फिजिकल स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे आप जाते हो, तुरंत आपने पैसा दिया तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं डिलीवरी होने में। कैन नॉट ट्राई बिफोर बाइंग, जो सबसे बड़ा यहाँ पे खामियाजा ये है, डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, कि आप खरीदने से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जो है आपको बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो आपको ये सुविधा देते हैं कि आप जो है ऑर्डर करिए, आप जो है पेमेंट कर दीजिए, आप ट्राई करिए, ट्राई नहीं कर पाते हैं तो आप 15 दिन में उसको रिटर्न मार सकते हैं। तो रिटर्न वाली फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको ट्राई करने को मिलेगा, फिर आप जो है पसंद नहीं आया तो रिटर्न मारिए, फिर उसके बाद आपको पैसा आता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो बाकी जो फिजिकल स्टोर्स होते थे वहाँ पे क्या होता था, आप पहले ट्राई कर सकते थे, उसके बाद फिर परचेज करिए, पैसे दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप जो है परचेज करने के बाद ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर पसंद नहीं आता तो आप जो है रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों में रिटर्न वाली फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, देखिए बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि किस तरीके से कोई कंपनी जो है वो क्रिएट करेगी, डिलीवर करेगी, वो कैप्चर करेगी वैल्यू को, या फिर आप सिंपल टर्म में इसको कहें कि किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी जिससे कि पैसे अर्न हो सकें। बिजनेस मतलब कि कॉमर्स। तो अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, यानी कि जो मार्केट आप अपने आसपास देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिजनेस को रन करके अर्न किया जा रहा है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जा रही है। जैसे कि कोई रिटेल शॉप ओपन कर लिया, अब वो ग्रॉसरी का रिटेल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल शॉप है, मेडिसिन है, बुक्स हैं, तो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए जो है आपने रिटेल शॉप ओपन कर लिया, वहाँ पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और आप जो है पैसे अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से आप होलसेल शॉप ओपन कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग हैं जो होलसेल शॉप ओपन करते हैं, वो जो है बाइंग सेलिंग करते हैं और वहाँ पर पैसे अर्न करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बिल्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि मॉल बना देते हैं या फिर एक बड़ा मार्केट बना देते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे रिटेलर्स आते हैं, अपनी शॉप ओपन करते हैं और जो है वो वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जो बिल्डर है उसको रेंट मिल जाता है और जो रिटेलर्स हैं उनको कस्टमर्स मिल जाते हैं एक ही फ्लोर के नीचे, और वो जो है आसानी से वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिकट बुकिंग की सर्विसेज हो गई, टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यानी कि फिजिकल फॉर्म में इन सब तरीके से जो है बिजनेस परफॉर्म किया जा सकता है और पैसे अर्न किए जा सकते हैं। तो ये फिजिकल फॉर्मेट के डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिकली कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए वहां पर बाइंग एंड सेलिंग या फिर अर्निंग की जा सकती है। तो सिमिलरली इन ई कॉमर्स देयर आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स थ्रू विच वन कैन अर्न मनी। तो नॉर्मली ई कॉमर्स में 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके जरिए बाइंग एंड सेलिंग होती है, या फिर जो है वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर वहाँ पर बिजनेस परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। ई टेलर जैसे कि फिजिकल फॉर्मेट में रिटेलर्स होते हैं, वैसे ऑनलाइन ई टेलर्स होते हैं जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो गए, जो कि क्या करते हैं प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट पर शो करते हैं, कस्टमर जाते हैं उनको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो फिजिकल प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं सेल करते हैं। तो ई टेलर। ट्रांजेक्शन ब्रोकर, जो ब्रोकर होता है, जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो ब्रोकर से बात करते हैं, ब्रोकर किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को सेल करवाता है, वो बीच में जो है ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि ब्रोकरेज का काम करती हैं, वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन होता है और उसका जो है कुछ कमीशन उनको मिलता है। इसी तरीके से मार्केट क्रिएटर हैं, बहुत सारे जो है वहाँ पर वेबसाइट हैं जो कि मार्केट क्रिएट करते हैं, यानी कि जैसे कि OLX देख लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपने आप को रजिस्टर करता है, जो बायर होता है वो अपने आप को रजिस्टर करता है, और जो है दोनों वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसके बदले जो OLX कंपनी है उनको जो है कमीशन मिलता है, या फिर ट्रांजैक्शन फी लेते हैं, चार्ज लेते हैं। इसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपना जो है कंटेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर उसके बदले उनको जो है ट्रांजैक्शन फी या फिर सब्सक्रिप्शन फी जो है वहाँ पर प्रोवाइड करता है, या फिर कस्टमर को फ्रीली जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और एडवर्टीजमेंट के जरिए वो जो है पैसा अर्न करते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी प्रोवाइडर हैं जो फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये लोग भी क्या है एक प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं,
और जो कंपनी है वो जो है फेसबुक कंपनी है, फिर जो ट्विटर है, वो लोग एड्स दिखाकर वहाँ पर पैसे अर्न कर रहे होते हैं और मेंबरशिप जो है वहाँ पर लेकर जो है और ज़्यादा पैसे वहाँ पर वो अर्न करते हैं। इसी तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है और पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट ओपन करके वहाँ पर लोग अर्न करते हैं। तो ई कॉमर्स में अगर देखें तो या तो यहाँ पर आप कस्टमर से पैसे लेंगे या फिर यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे मिलते हैं ई कॉमर्स में। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर दो तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। या तो आप कस्टमर से पैसे लेंगे, कस्टमर सीधा आपको पेमेंट करेगा, या फिर उससे जो है आप जो है वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के नाम पर, मेंबरशिप के नाम पर पैसे लेते हैं, या फिर वहाँ पर कस्टमर से कोई पैसे नहीं लेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप होता है या फिर कंपनी अपना ऐड दिखाती है और उसके बदले जो है आपको पैसा देगी। कस्टमर से आपको पैसा नहीं लेना है, आप एडवर्टीजमेंट दिखाकर एडवर्टीजमेंट से जो है पैसा अर्न करते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट मॉडल हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के। तो अब एक एक करके जो है हम यहाँ पर इनको इन डिटेल देखते हैं। पहला है ई टेलर। जैसे कि आपने रिटेलर देखा था, रिटेलर क्या होते हैं कि आप कहीं पे भी दुकान खोल के वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ई कॉमर्स में ई टेलर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, अपना वेबसाइट बनाती हैं और वेबसाइट बनाकर वहाँ से जाके जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल करती हैं। सेल्स फिजिकल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स और टू इंडिविजुअल बिजनेस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे कस्टमर है, उनको डायरेक्टली जो है वो अपने वेबसाइट बनाकर वहाँ पर उनको सेल करती हैं। जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सब क्या है, इन्होंने वेबसाइट बनाई, वहाँ पर प्रोडक्ट को दिखाया, प्रोडक्ट की प्राइस को दिखाया, उसके फीचर्स को दिखाया, यहाँ तक कि कस्टमर के फीडबैक को भी दिखाते हैं। और जो कस्टमर्स होते हैं वो आते हैं, उनके वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर जो है वो परचेज करते हैं और वो अपने घर उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है उनके घर। तो ये ई टेलर कहते हैं। रिटेलर की जगह क्या हो गया, ई टेलर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके जो है आपको प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्लियर। तो एक तो बिजनेस मॉडल ये हो गया कि अगर किसी कंपनी को जो है ई कॉमर्स में बिजनेस करना है तो वो अपनी वेबसाइट बनाए, वहां पर जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करे। वहीं पर जो दूसरा बिजनेस मॉडल है दैट इज ट्रांजैक्शन ब्रोकर, यानी कि आप एक ऐसा वेबसाइट बनाइए जहां पर जो सेलर है उनको रजिस्टर करिए और जो कस्टमर है उनको मौका दीजिए कि वो सेलर से जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। लेकिन बीच में आप जो है कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन चार्जेस वहां पर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, फिर ग्रो ऐप हो गया, फिर मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का यूज करके जो है आप होटल्स को बुक करिए, तो होटल की बुकिंग में आपको कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये अपना एडिशनल चार्ज वहां पर एड ऑन कर देते हैं। तो यानी कि एक आप वेबसाइट बनाकर ट्रांजैक्शन चार्जेस वहां पर लेकर जो है आप यहाँ पे आसानी से जो है पैसा कमा सकते हैं। जैसे फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि आपको जो है ब्रोकरेज देना पड़ता है। जैसे कि आपको जमीन चाहिए, फिर घर चाहिए, तो आप किसी ब्रोकर से मिलते हैं, वो ब्रोकर जो है आपको घर जमीन दिखाएगा, तो किसी और का घर और जमीन होता है, लेता कोई और है, लेकिन जो बीच में जो ब्रोकर होता है वो जो है वहां पे खाली कमीशन पाता है। तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन ब्रोकर होते हैं। तो ये वेबसाइट्स होती हैं, जो वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, किसी और का प्रोडक्ट होगा, किसी और को सेल कर देंगी, बीच में जो है वो खाली आपसे चार्जेस लेती हैं। तो नॉर्मली टिकट बुकिंग में हो गया या फिर होटल बुकिंग में हो गया, कार बुकिंग करने जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सब जो है आपको वहाँ पर करने के लिए देंगी। आपको टिकट बुक करना है, इस वेबसाइट पर जाइए, आपको जो है किसी भी ट्रेन का या फिर जो है किसी भी एरोप्लेन का जो है टिकट बुक करना है, एयरलाइंस का, तो आप इनके जरिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। बीच में जो है अपना चार्जेस, एडिशनल चार्जेस जो है वहाँ पर ऐड ऑन कर देती हैं। तो दैट इज ट्रांजैक्शन ब्रोकर सेव्स यूजर्स मनी एंड टाइम बाय प्रोसेसिंग ऑनलाइन सेल्स ट्रांजैक्शन एंड जनरेटिंग अ फी ईच टाइम ए ट्रांजैक्शन ऑकर। आप यहाँ पर जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार जो है आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन फी जो है वहाँ पर देना पड़ता है। तो पॉलिसी बाजार, ग्रो, मेक माई ट्रिप, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में फ्री में रखते हैं कि आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा, बाद में फिर वो चार्जेस वहाँ पर लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है दैट इज मार्केट क्रिएटर। तो मार्केट क्रिएटर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आप एक मार्केट क्रिएट करते हो जहाँ पर सेलर आएंगे और जो कस्टमर है वो आएंगे और वो आपस में अपना जो है प्रोडक्ट वहाँ पर बाई एंड सेलिंग करते हैं। यहाँ पर भी आप जो है ट्रांजेक्शन फीस के जरिए ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मार्केट क्रिएटर क्या हो गया, प्रोवाइड्स अ डिजिटल एनवायरनमेंट वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट, सर्च फॉर प्रोडक्ट, डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड एस्टैब्लिश प्राइस फॉर दोज प्रोडक्ट। एंड ये जनरेट कैसे करते हैं रेवेन्यू, ट्रांजेक्शन फीस से। जो मार्केट क्रिएटर होते हैं उनको ट्रांजेक्शन फी होती है जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है, बाकी कस्टमर जो पैसा देगा वो सेलर को देगा और जो सेलर है वो प्रोडक्ट देगा किसको, कस्टमर को। बीच में ट्रांजेक्शन फीस जो है मार्केट क्रिएटर लेके जाएंगे। जो पहले वाला था ट्रांजेक्शन क्रिएटर में, ट्रांजेक्शन ब्रोकर में आप सेलर जो है कस्टमर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करता है, यानी कि सेलर जो है कस्टमर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन मार्केट क्रिएटर में सेलर और बायर का यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन उनको ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ता है जिस वेबसाइट के जरिए जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। क्लियर। तो मार्केट क्रिएटर जैसे कि OLX का एग्जांपल ले लिए, तो OLX पे क्या होता है कि जिसको जो है अपना सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करना है वो OLX पे रजिस्टर करता है, जिसको परचेज करना है वो OLX पे रजिस्ट्रेशन करता है और लोग जो है अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं बार्गेन करके। क्लियर। तो एक बिजनेस मॉडल ये हो गया।
इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइडर, जैसे कि हम लोग हैं या फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, म्यूज़िक प्रोवाइड करेंगे, न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे या फिर कोई फ़ोटोज़ हो गया, वो जो है ऑन द वेब आपको जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले वो आपसे फीस या चार्जेस लेते हैं, या फिर आपसे फीस या चार्जेस नहीं लेंगे, उस पर एडवर्टाइजमेंट दिखाकर जो है वो पैसा अर्न करते हैं। तो उनको कहते हैं कंटेंट प्रोवाइडर। क्रिएट्स रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल कंटेंट सच एज न्यूज़, म्यूजिक, फोटो, वीडियो ओवर द वेब, यानी कि ऑनलाइन आपको जो है न्यूज़, म्यूजिक, फोटो, वीडियो ये सब प्रोवाइड करके जो है वो पैसा अर्न करते हैं। द कंज्यूमर में पे टू एक्सेस द कंटेंट और रेवेन्यू में बी जनरेटेड बाय सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस। जैसे कि यूट्यूब पे आप देखें तो यूट्यूब पे अगर आप जो है यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर आपको ऐड दिखाया जाता है और ऐड के जरिए रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यूट्यूब का तो आपको वहाँ पर यूट्यूब को पैसा पे करना पड़ता है और आपको वहाँ पर ऐड नहीं दिखाया जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐड देखिए, पैसा मत दीजिए, आपको जो है वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, या फिर आप पैसा दे दीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको ऐड नहीं दिखाया जाएगा और आपको जो है वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो पैसे दे के कंटेंट लीजिए या फिर ऐड दे के कंटेंट लीजिए, कंटेंट प्रोवाइडर को वहाँ पर इन्हीं के जरिए जो है वहाँ पर अर्निंग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत सारे आपको वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारे आपको जो है यूट्यूबर्स हो गए जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करके ही वहाँ पर अर्न करते हैं। तो ये भी क्या है, ई कॉमर्स का एक बिजनेस मॉडल है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है वो है कम्युनिटी प्रोवाइडर। कम्युनिटी प्रोवाइडर यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पर एक लोकेशन दे दिया जाएगा, एक एरिया दे दिया जाएगा जहाँ पर आप आपस में मिलकर बातचीत कर सकते हैं, फोटोज़, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जैसा कि फेसबुक और ट्विटर करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन मीटिंग प्लेस वेयर पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट एंड फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? तो जो फेसबुक है या फिर ट्विटर है, उनको क्या होता है यहाँ पर ऐड के ज़रिए जो है वहाँ पर उनको पैसे मिलते हैं। क्लियर? तो कम्युनिटी प्रोवाइडर में भी क्या है, यहाँ पर भी एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए उनको जो है वहाँ पर पैसा मिलता है। और बहुत सारे ऐसे पेड सर्विसेज़ भी होते हैं, जैसे कि आपको जो है वहाँ पर मेंबरशिप लेना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, तो उससे भी जो है इनको पैसा जो है मिल जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जो है ई-कॉमर्स के ज़रिए जो है बिज़नेस परफ़ॉर्म कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अगला बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे आपको जो है पीडीएफ कन्वर्ट करना है, पीडीएफ की साइज़ स्मॉल करनी है, पीडीएफ को एडिट करना है, फ़ोटो शेयर करना है, वीडियो शेयर करना है, या फिर आपको जो है अपने डेटा का बैकअप लेना है, स्टोर करके रखना है ऑनलाइन। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जो आपको ये सर्विस जो है प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि smallpdf.com है, तो वो क्या करती है, आपको पीडीएफ जो है यहाँ पर वर्ड में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना है, आप इस वेबसाइट पे जाते हो, अपना पीडीएफ अपलोड करते हो, वो वर्ड में कन्वर्ट करके आपको दे देती है। तो ये सर्विस प्रोवाइड की उन्होंने। अब इसके बदले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड वर्जन रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं, वो ऐड के जरिए जो है वहाँ पर पैसा अर्न करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर, तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है जिसको सेटअप करके ऑनलाइन आप जो है वहाँ पर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट है दैट इज पोर्टल। पोर्टल यानी कि वेब पोर्टल। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपना जो है वहाँ पर वेबसाइट बनाती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ऐड दिखाकर पैसे अर्न करती हैं, या फिर आपसे सब्सक्रिप्शन लेकर पैसे अर्न करती हैं। तो पोर्टल क्या हो गया, नॉर्मली आप गूगल देखें तो गूगल क्या है, आप गूगल पे जाते हो, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, आप सर्च करते हो, गूगल आपको जो डिफरेंट वेबसाइट के लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, आप जो है लिंक पर क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रोवाइड इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री टू दी वेब अलॉन्ग विथ स्पेशलाइज्ड कंटेंट और अदर सर्विसेज। वेब पोर्टल आर इंटरनेट और क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट गिव स्पेसिफिक ऑडियंस एक्सेस टू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गए, ये सब वेब पोर्टल हैं, आप जाइए, क्लिक करिए, इनसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं जिसका यूज़ करके आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप फिजिकल मार्केट में सोचते हैं ना कि हम रिटेल शॉप खोलें या होल शॉप खोलें, एक्सक्लूसिव शोरूम खोलें, या फिर जो है और किसी दूसरे टाइप का मार्केट वहाँ पर ओपन करें, ठीक है? तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली जब आपको बिजनेस करना होता है तो कौन सा जो है वहाँ पर तरीका चूज़ किया जा सकता है, वो तरीके ये ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स होते हैं। आप चाहे तो ई टेलर में चले जाइए, चाहे ट्रांजैक्शन ब्रोकर बन जाइए, चाहे मार्केट क्रिएटर का वेबसाइट ओपन कर लीजिए, चाहे कंटेंट प्रोवाइडर बन जाइए, चाहे कम्युनिटी प्रोवाइडर हो जाइए, चाहे सर्विस प्रोवाइडर कर लीजिए, चाहे आप पोर्टल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब जरिए जो है आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं।
ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल मॉडल यानी कि ESLC। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप ई कॉमर्स के जरिए यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो वही स्टेप्स जो है यहाँ पे ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से है। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, वो अपना एडवर्टीजमेंट, अपना प्रमोशन, डिफरेंट ऑफर्स जो है आपको ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है आपको पब्लिश करती हैं। आप वहाँ पे ऑफर्स देखते हो कि 60% ऑफ चल रहा है या फिर समर सेल चल रहा है, विंटर सेल चल रहा है। तो आप क्या करते हो, उन ऑफर को देखने के बाद आप जो है उस वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद फिर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, आपको जो है रिसीट मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको दो से तीन दिन या एक हफ्ते में आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। उसके बाद जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो चीज़ आपको जो है प्रोवाइड की जाती थी। यही जो है ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल होता है। तो सबसे पहले क्या है, प्री सेल यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रमोशंस जो है वो कंपनीज करती हैं। ऑनलाइन प्रमोशंस आर डन टू क्रिएट एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट दैट आर बीइंग सोल्ड थ्रू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के जरिए जो भी प्रमोशन किए जाते हैं वो आप देखते हैं। उसके बाद फिर उनको देखकर जो कस्टमर्स होते हैं वो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी जिनका भी आपने प्रमोशन एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जहाँ से भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, आप जो है अपनी डिटेल्स फिल करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के जरिए जो है आप पेमेंट करते हो। आपका जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जो है आपको जो है डिलीवरी के लिए जो है मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है और आपको जो है प्रोडक्ट 2 से 3 या 7 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिलीवरी। तो इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। केयर शुड बी टेकन इन डिलीवरी विथ प्रॉपर पैकेजिंग एंड स्पीडी डिलीवरी टू मेक द कस्टमर हैप्पी। तो यहाँ पे जो डिलीवरी स्टेप है, यहाँ पे जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, कि वो जो है पैकेजिंग सही से करें और जो है स्पीडी डिलीवरी करें। यानी कि जितनी जल्दी डिलीवरी करेंगे उतना ज़्यादा ही कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा, हैप्पी होगा। और उसके बाद फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है वहाँ पे आफ्टर सेल्स जो है आपको सर्विसेज भी वहाँ पे देनी चाहिए, जैसे कि इन्वॉल्व्स फॉलोइंग अप विद द कस्टमर टू लेट हिम नो दैट द प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड और इफ़ ही सेटिस्फाइड। यानी कि आपने देखा होगा कि आपको जो है बीच बीच में जो है आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो चुका है, आपका ऑर्डर आपके नियरेस्ट हब पे पहुंच चुका है, आपका ऑर्डर जो है डिलीवरी के लिए बाहर निकल चुका है। जो डिलीवरी बॉय है उसका नंबर दे दिया जाता है, आप उसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको अपने घर बुला सकते हैं। तो ये आफ्टर सेल हो गया। उसके साथ ही साथ आप फीडबैक भी लेते हो, आपकी आप रेटिंग करिए, आप जो है फीडबैक दीजिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्लियर। तो वहाँ पे भी लिया जाता है जिससे कि आप अपने फर्दर सर्विसेज को इंप्रूव कर सकें। द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर कैन बी फर्दर यूज्ड इन इंप्रूविंग सर्विसेज बाय द कंपनी। तो ये ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल मॉडल होता है, क्लियर। उसके बाद फिर अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि अलाउ कस्टमर टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि आप जो है पर्स में से पैसा जो नगद होता है कैश निकाल के आप ना दे के, बल्कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके जो है आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं। जैसा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके जो है आप पेमेंट करते हो। तो वो सारे पेमेंट मेथड क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हो गए विदाउट द यूज़ ऑफ चेक और कैश। तो यहाँ पे कोई भी चेक या फिर कैश नहीं यूज़ किया जाता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ किया जाता है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट करते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मोड होते हैं जिसके जरिए आप जो पेमेंट करते हो। तो एक आता है ई कैश, जिसको हम डिजिटल कैश भी कहते हैं या फिर ई मनी भी कहते हैं। तो क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अवेलेबल मनी असाइन टू समवन। ई मनी कैन बी कन्विंसली स्टोर्ड ऑन योर फोन, कंप्यूटर और यूएसबी कार्ड और स्मार्ट मनी कार्ड। तो जो ई मनी होता है, जो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं, ये जो है आपके फ़ोन, आपके कंप्यूटर या फिर यूएसबी कार्ड में भी जो है आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की तरह नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ई मनी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मनी जो है आपके वॉलेट में, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे जो है स्टोर किया जाता है। उसके बाद फिर आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए। इसी तरीके से ई वैलेट आपने सुना होगा। तो ई वैलेट क्या होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है और उसमें जो है आप अपने अकाउंट के जरिए जो है आप पेमेंट करते हो, अकाउंट को अपना लिंक कर देते हो और पेमेंट करते हो। जैसे ई वैलेट आप फ़ोन पे हो गया, यहाँ पे क्या है पेटीएम हो गया, वो ई वैलेट है। वहाँ पे अपने अकाउंट से उसमें पैसे ट्रांसफर करते हो, फिर उससे आप जो है डिफरेंट जगह पे पेमेंट करते हो, वो ई वैलेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, ठीक है। इज़ एन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन एंड ऑल्सो रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन। वहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे स्मार्ट कार्ड, आपने दिल्ली
मेट्रो या फिर लखनऊ मेट्रो में अगर आप ट्रैवल किए होंगे तो वहाँ पे आपको देखते होंगे आप एक स्मार्ट कार्ड बनता है और उसको जो है आप रिचार्ज करवाते हो, वहाँ पे जो है पैसे डलवाते हो, फिर उस कार्ड को जो है कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पे आप मशीन लगी होती है, मशीन पे टच करते हो, वो पैसे आपसे आपके कार्ड से डिडक्ट कर लेता है, उसके बाद फिर अपना ट्रैवल करते हो, तो वो स्मार्ट कार्ड होता है। तो स्मार्ट कार्ड क्या हो गया? इज़ अ फिजिकल कार्ड दैट हैज़ एम्बेडेड इंटीग्रेटेड चिप दैट एक्ट एज एन सिक्योरिटी टोकन। तो वो सिक्योरिटी टोकन की तरह काम करता है। इट हैज़ ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप एम्बेडेड इन इट। इट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर कस्टमर्स वर्क रिलेटेड एंड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो उस स्मार्ट कार्ड में ये भी कैपेसिटी होती है कि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी वो स्टोर कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है और साथ ही साथ उसमें जो है आप पैसे भी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर? तो ई वैलेट, ई मनी, स्मार्ट कार्ड। इसी तरीके से फिर जो क्रेडिट कार्ड, जो सभी लोग आप लोग जानते होंगे क्रेडिट कार्ड, ये क्या है? क्रेडिट यानी कि उधार। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, आपके इनकम के बेसिस पे जो बैंक्स होती हैं आपको प्री अप्रूव्ड जो है क्रेडिट कार्ड जो है आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती हैं। यानी कि आप 1.5 लाख का आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब वो 1.5 लाख आप एक्चुअली आपके पास 1.5 लाख नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया। आप उस 1.5 लाख से आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परचेजिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर फर्दर जब आप पेमेंट जब परचेज कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो है 40 से 50 दिन का जो है आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। उस 40 से 50 दिन में वो जो आपने पेमेंट किया है वो आप जो है वापस कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये पोस्ट पेड है, यानी कि आप पहले परचेज कर लो, उसके बाद फिर आप बाद में पैसे देना। तो क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक दैट अलाउ customer to borrow funds within a pre-approved credit limit. It enable customer to make purchase transaction on goods and services. तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बैंक से फंड्स बोरो कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री एंड योर इनकम। तो जो क्रेडिट लिमिट होती है कि आपको 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, 50,000 का क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर 2 करोड़ का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर आपके इनकम पे। क्लियर? वहीं पर दूसरा है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड सभी को पता है, डेबिट कार्ड क्या होता है? वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली रिलेटेड लिंक होता है। और वो डेबिट कार्ड क्या है? आप कहीं पे भी एटीएम पे गए पैसा निकाले या फिर कहीं पे ट्रांजैक्शन करते हो तो सीधे आपके बैंक से पैसा कटता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक से पैसा नहीं कटता है। क्रेडिट कार्ड का एक अलग से लोन अकाउंट बन जाता है, वहाँ से आपका जो आपको लिमिट होती है उसमें से अमाउंट डिडक्ट होता है और फिर आप बाद में जब ट्रांजेक्शन कर ले तो बाद में आप अपने अकाउंट से उस क्रेडिट कार्ड में जो है आप पेमेंट करते हो, फिर उसके बाद आपकी लिमिट रिकवर हो जाती है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि सीधा बैंक से लिंक होता है, आपने पेमेंट किया, आपके बैंक से सीधा पैसे डिडक्ट हो जाएगा। दैट इज़ डेबिट कार्ड, जो कि आप सभी लोग के पास होगा। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं तो आप सभी के पास डेबिट कार्ड होता है। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। क्लियर? वहीं पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ये नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या है कि डेटा इंटरचेंज हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। यानी कि ये नहीं कि आप जो है फाइल आपने जो है प्रिंट किया या फिर हाथों से पेन से लिखा, उसके बाद फाइल को लेके जा रहे हो गाड़ी से दूसरी जगह पे, वहाँ पे आप दे के आ रहे हो। नहीं, यहाँ पे डेटा जो इंटरचेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। जो पहले बाई पोस्ट होता था या फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लोग जाते थे और फिर जो कि सबमिट करके आते थे, अब ये चीज़ नहीं हो रही है। जैसे कि आप AKTU में, तो AKTU में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरते थे, तो एग्जामिनेशन फॉर्म पहले क्या होता था कि आप जो है हैंड रिटन होता था, आपको फिजिकली जो है फॉर्म भरना पड़ता था, उसमें फ़ोटो चिपकानी पड़ते थे, डिटेल लिखना पड़ता था, उसके बाद फिर जो है कॉलेज में सबमिट करते थे। कॉलेज वाले इस यूनिवर्सिटी जाके सबमिट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आप अपना ERP ओपन करते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, सीधा जो है कहाँ पे पहुँच गया, यूनिवर्सिटी के पास पहुँच गया। आपको जो है फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज, ए प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन विथ पेपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करती है, एक्सचेंज करती है बिना किसी पेपर के। जैसे कि अभी आप हैं तो आप क्या करते हैं, आप परचेज ऑर्डर देते हैं तो सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो परचेज ऑर्डर चला जाता है, वहीं पे सप्लायर क्या करता है, आपको इनवॉइस जो है तुरंत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज देता है। आप किसी भी वेबसाइट पे करें, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप ऑर्डर करते हो तो तुरंत आपके ईमेल पे आ जाता है कि आपने ये ऑर्डर किया है, इतना पेमेंट किया है, ये आपका जो है पूरा डिटेल होता है, तो वो इनवॉइस होता है। इसी तरीके से जो सप्लायर होता है उसके पास परचेज ऑर्डर चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो है आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, ये जो है कॉस्ट सेविंग भी है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एक्यूरेसी भी होती है और ग्लोबल रीच, यानी कि आप कहीं भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। ग्लोबल रीच होता है, ये नहीं कि आपके आसपास के लोगों के साथ ही डेटा चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो ये जो है कुछ इसके इंपॉर्टेंस से बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के। वहीं पे जब आप
कभी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्क जो है वो एसोसिएट होते हैं। यानी कि आप सपोज कि इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो और फिर आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाता है। अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किसी वेबसाइट का डेटा जो है पूरा का पूरा लीक हो जाता है। डेटा लीक हो जाने का मतलब वहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसकी जो क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सारे लीक हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये रिस्क होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में भी आप क्या करते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो तो आप वहाँ पे अपना पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर फिल करते हो, एक्सपायरी डेट डालते हो और जो अपना नाम लिखते हो, मोबाइल नंबर आपका उसमें होता है, एड्रेस भी आपका पूरा उसमें होता है। तो पूरा डिटेल आपका जो यहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको डिटेल देना होता है, उसके बाद ही आपको जो है प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो ये प्राइवेसी इशू है। तो ये क्या है, डेटा प्रोटेक्शन जो है ये एक रिस्क है, इशू है कि आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं है, आपका डेटा लीक ना हो जाए। तो ये एक रिस्क होता है। वहीं पे दूसरा रिस्क है, दैट इज़ डेटा रिलायबिलिटी। यानी कि जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ई कॉमर्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम आसानी से जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, प्रोडक्ट जो हमारे घर आ भी जाता है। वो अलग चीज़ है कि सारी चीज़ें सिस्टम में चल रही हैं, लेकिन हमें ऑथेंटिकेशन किसी के बारे में नहीं होता कि कौन हमारे प्रोडक्ट जो है हमें डिलीवर कर रहा है, कौन जो है ऑर्डर ले रहा है, कहाँ पेमेंट जा रहा है, नथिंग इज़ क्लियर। तो डेटा रिलायबिलिटी भी जो है यहाँ पे इशू होता है। और वहीं पे लास्ट इज टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि जो है यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो वहाँ पे अपने इनकम को मिस रिप्रेजेंट भी कर सकती हैं और जो है गलत तरीके से फ्रॉड करके जो है वो अपना टैक्स बचा सकती हैं। तो टैक्स एवेजन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ओमनी का मतलब होता है हर तरफ, हर जगह, सर्वव्यापी। क्लियर। ओमनी यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह मौजूद हो। तो ओमनी चैनल का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपना प्रोडक्ट हर चैनल से प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो उसी को ओमनी चैनल कहते हैं। यानी कि मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करके कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना ही ओमनी चैनल हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को देखिए, तो आप चाहे तो उसको मोबाइल ऐप से ही परचेज कर सकते हैं, या फिर उनके वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर उनका फिजिकल स्टोर होता है वहां पर भी जाके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी परचेज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ओमनी चैनल। क्लियर। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल लीजिए, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो, आप उनके स्टोर में जाके परचेज कर सकते हो, आप उनकी मोबाइल ऐप में परचेज कर सकते हो। क्लियर। यहां तक कि जोमेटो, स्विगी पे भी जाके आप जो है थर्ड पार्टी ऐप है उस पर भी जाके परचेज कर सकते हो, और वहीं पर कॉल करके भी आप परचेज कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं ओमनी चैनल। यानी कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट चैनल्स के जरिए जो है कस्टमर तक पहुंचाती है, तो इसी को कहते हैं ओमनी चैनल। तो ओमनी चैनल इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एम्स टू प्रोवाइड शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल चैनल, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे मोबाइल डिवाइसेस हो, चाहे फिजिकल शॉप पे हो, चाहे टेलीफोन के जरिए हो। आपको हर तरीके से जो है वो शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यानी कि आप कोई भी मीडियम से उनका प्रोडक्ट परचेज करना चाहो, उस मीडियम से, उस चैनल से जो है आप उनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। जो कि हमने अभी एक बेस्ट एग्जांपल दिया डोमिनोज पिज्जा का। वेबसाइट पे जाके, मोबाइल ऐप के जरिए, थर्ड पार्टी ऐप के जरिए, कॉल के जरिए, या फिर उनके फिजिकल स्टोर पे जाके आप परचेज कर सकते हो। क्लियर। तो इट इज अ टर्म यूज्ड इन ई कॉमर्स एंड रिटेल। तो ओमनी चैनल क्या है, ये ई कॉमर्स और रिटेल में यूज होता है। क्लियर। तो ओमनी चैनल यानी कि मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करके कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। क्लियर। तो ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अब यहां पर अगला टर्म क्या है, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यही चीज हुआ कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट यानी मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करके डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसी को ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि कोई भी कस्टमर है वो फिजिकल स्टोर पे जाके भी प्रोडक्ट को ले सकता है, वो अपने घर भी प्रोडक्ट को मंगवा सकता है। क्लियर। वो फिजिकल स्टोर पे भी जाके प्रोडक्ट को ले सकता है, या फिर अपने घर भी प्रोडक्ट को मंगवा सकता है। तो ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिस्टम दैट इनेबल्स कस्टमर टू कंप्लीट अ परचेज एंड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एनी चैनल दे चूज। क्लियर। यानी कि आपने जैसे कॉल किया फोन से, और उसके बाद फिर आपके ऊपर ये डिसाइड है, आप ये चूज करिए कि आपको कहां से जो है प्रोडक्ट को रिसीव करना है। जहां से आप चाहोगे वहां से रिसीव हो जाएगा। आप चाहोगे आपके घर आ जाए, आपके घर आ जाएगा। आप चाहोगे आपके नजदीक वाले डोमिनो पिज्जा से आ जाए, आपके नजदीक वाले डोमिनो पिज्जा पे आ जाएगा। क्लियर। या फिर आप खुद जाके स्टोर से लेना चाहते हो तो आप खुद जाके स्टोर से ले सकते हो। तो ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी से भी बुक करिए और किसी से भी परचेज करिए, किसी से भी रिसीव करिए। क्लियर। दैट इज ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलाउइंग कस्टमर टू शॉप, ऑर्डर, रिसीव एंड रिटर्न प्रोडक्ट फ्लेक्सिबली एंड कंसिस्टेंटली अक्रॉस एनी टच पॉइंट। तो बिजनेस
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ चाहे भी पॉइंट है, जहाँ जहाँ से भी उनके फिजिकल स्टोर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर्स हो, फिजिकल स्टोर्स हो, आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। तो दैट इज ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर चैनल से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो रिटेलर के जरिए भी अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, होलसेलर के जरिए अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल कर रही हैं। तो दैट इज ओमनी चैनल, मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करना। क्लियर? तो दिस मीन्स दैट अ कस्टमर कैन मेक अ परचेज थ्रू वन चैनल, यानी मोबाइल ऐप मान लीजिए, एंड इवन चूज टू रिसीव इट थ्रू अनदर, यानी स्टोर पे जाके। यानी कि आपने मोबाइल ऐप से परचेज किया और आप स्टोर से जाके रिसीव कर सकते हो, या फिर आपने मोबाइल ऐप से परचेज किया, आपके घर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो दैट इज ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जैसे कि समझाया कि कोई कस्टमर है, वो ऑर्डर को ऑनलाइन प्लेस कर रहा है और जो है उसको जाके स्टोर से शिप कर रहा है, स्टोर से पिकअप कर रहा है। क्लियर? या फिर कहीं से भी वो जहां से चाहता है वहां से वो पिक कर सकता है। तो दैट इज ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर एग्जांपल लें तो मिंत्रा है, इंडिया में मिंत्रा है जो कि स्टूडियो का इस्तेमाल करती है, जहां पर कोई भी कस्टमर है वो जाके क्लोथ को ट्राई कर सकता है, उसके बाद फिर वो ऑनलाइन जाके परचेज करेगा, और अगर उसको रिटर्न करना होगा तो ऑनलाइन जो परचेज किया था उसने, वो जाके किसी भी फिजिकल स्टोर में जाके उसको रिटर्न भी कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर डिजिटल और फिजिकल को उन्होंने फिजिकल स्टोर को ब्लेंड किया है, मिक्स किया है, यानी कि मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनके स्टूडियो में जाइए, वहां पर कपड़े को ट्राई करिए, कपड़ा फिट आता है, कपड़ा अच्छा लगता है, आप ऑनलाइन जाकर परचेज करिए, आपके घर प्रोडक्ट आ जाएगा, या फिर आप स्टोर से पिकअप कर सकते हो। और अगर आपको रिटर्न करना है तो फिजिकल स्टोर पे जाके आप रिटर्न भी कर दीजिए। क्लियर? ऑनलाइन भी रिटर्न हो जाता है, जहां पर फिर आपके पास डिलीवरी पर्सन आता है, वो आपसे कपड़ा लेके जाएगा वापस, या फिर आप स्टोर पे जाके उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये होता है ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर तरीके से हर चैनल का इस्तेमाल करके आप कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो और कस्टमर आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो अब बात कर लें कि ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है इससे, कस्टमर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज, कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होगी और सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा। भाई कस्टमर किसी भी टच पॉइंट से जो है आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह आपके प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, और हर जगह जब आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, हर जगह से वो कहीं से भी परचेज कर सकता है, तो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और सेल्स इंक्रीज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वीनियंस यहाँ पर जो है वो बढ़ रहा है। जो कस्टमर है उसको कन्वीनियंस है, वो रात को 12 बजे भी घर पे बैठ के आपका ऑनलाइन या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ऑर्डर कर सकता है, स्टोर पे जाके ऑर्डर कर सकता है। तो कन्वीनियंस है, उसके घर भी प्रोडक्ट डिलीवर हो जा रहा है, वो स्टोर में जाके जो है पिकअप कर सकता है। तो कन्वीनियंस है, तो जब कन्वीनियंस होगा और जो है हर जगह अवेलेबल होगा आपका प्रोडक्ट, तो कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ेगी और आपके प्रोडक्ट का सेल्स भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कस्टमर की लॉयल्टी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कस्टमर हर जगह आपका प्रोडक्ट देखेगा तो कस्टमर के अंदर ये फीलिंग आएगी कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट जो है जेन्यून है, और कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट को परचेज करेगा। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकती है। रियल टाइम जो है यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है डिफरेंट चैनल्स को कि कहाँ पर कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, और स्टॉक आउट ना हो जाए, यानी कि किसी भी चैनल से आपका प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। ठीक है? तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है। जैसे फिजिकल स्टोर है, तो ऐसा तो नहीं कि फिजिकल स्टोर में आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया है, तो जब आप मॉनिटर करते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही खत्म होगा आप वहां पर जो है फिर से रिफिल कर दोगे अपने प्रोडक्ट को, वहां पर और जो है भेज दोगे। क्लियर? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छे से हो सकता है। इनहेंस्ड ब्रांड इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन दी ब्रांड एज अ मॉडर्न, कस्टमर फोकस एंड एफिशिएंट। जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट जो है हर चैनल पे अवेलेबल है, ऑनलाइन, मोबाइल ऐप, कॉल के जरिए, स्टोर पे जाके आपका प्रोडक्ट परचेज किया जा सकता है। तो ये इमेज क्रिएट करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉडर्न है, आप कस्टमर फोकस्ड हो, कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना चाहते हो, एफिशिएंटली जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, तो इससे ब्रांड की इमेज जो है वो इनहेंस होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के, जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट चैनल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसी को ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक, देखिए लॉजिस्टिक को हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर लिया। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है कि लॉजिस्टिक में हम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन और उसकी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ें डील करते हैं। क्लियर? कि किस तरीके से जो है कॉस्ट इफेक्टिवली गुड्स को पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचाया जाए, उसी को, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ कहलाती है, उसी को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। और ग्रीन का मतलब क्या हो गया? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अब जो गुड्स है उसको जब बिजनेस
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें जो है वेयर हाउसिंग का काम परफॉर्म किया जाता है, उसमें जो है पैकेजिंग की जा रही है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ लॉजिस्टिक में परफॉर्म की जा रही हैं, उससे कोई भी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उससे इन्वायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इन्वायरमेंट पे कोई भी चेंज ना हो उसकी वजह से, तो उसी को ग्रीन लॉजिस्टिक कहेंगे। क्लियर? तो एनी बिजनेस प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड डिलीवरी, यानी कि लॉजिस्टिक में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, उसमें जब ऐसे प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं जिसकी वजह से लॉजिस्टिक की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो मिनिमाइज होता है या फिर खत्म होता है, तो उस बिजनेस प्रैक्टिस को हम ग्रीन लॉजिस्टिक कहते हैं। तो ग्रीन लॉजिस्टिक इज द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, वेस्ट एंड एनर्जी यूज। यानी कि जो भी हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर लाइट हो गया, सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, या फिर हम सीएनजी का ट्रांसपोर्टेशन में हम पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का इस्तेमाल ना करके हम जो है सीएनजी का इस्तेमाल करें, या फिर हम सीएनजी के इस्तेमाल करने की बजाय हम जो है ट्रेन, रेलवे के जरिए जो है सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? एक ट्रक जा रही है तो उस ट्रक में कंप्लीटली फुल्ली लोडेड वो ट्रक जानी चाहिए, जो भी मैक्सिमम स्पेस है उसका मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह पे 4 बार ट्रक भेजा जा रहा है, एक ही बार में जो एक ट्रक जा रही है उसमें सभी सामान लोड करके भेज दीजिए, तो स्पेस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो। तो ये सब प्रैक्टिसेस क्या है? ये ग्रीन लॉजिस्टिक है। क्लियर? जिससे क्या होता है कि इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा वो मिनिमाइज होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी चेंज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जिसकी वजह से एयर, वाटर, लैंड, रिसोर्सेज, प्लांट, एनिमल, क्लाइमेट, इनमें कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कहेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इस तरीके का लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, इस तरीके का बिजनेस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें, जिससे कि लॉजिस्टिक में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कोई भी चेंजेस ना हो, नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर? तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग बिजनेस प्रैक्टिसेस है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती हैं ग्रीन लॉजिस्टिक में। जैसे कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उसका अल्टरनेटिव जो है वो रास्ता खोजें, इलेक्ट्रिक या फिर अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल का इस्तेमाल करें, रूट ऑप्टिमाइजेशन करें, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, भाई ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाना है तो ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो भी सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो उसका इस्तेमाल करें। भाई सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल डीजल कम रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो फ्यूल सेव होगा। रिड्यूसिंग माइल्स ट्रेवल टू कट एमिशन, जब आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो जो भी एमिशंस हो रहे हैं, धुआं निकल रहा है, वो क्या होगा? वो कम है एमिशन होगा, इससे एनवायरमेंट पे कम इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। क्लियर? तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, गूगल मैप का इस्तेमाल करें, वहां पर एआई का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा जो है रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट होगा और उसके जरिए जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। रूट ऑप्टिमाइजेशन, एम्प्लॉइंग सॉफ्टवेयर लाइक यूपीएस, ओरियन टू फाइंड द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट डिलीवरी पाथ। ठीक है? यहाँ पर रूट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यूपीएस हो गया, ओरियन हो गया, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके जो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रोड्स होते हैं, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रास्ता होता है, उसको जो है फाइंड आउट किया जाता है, जिससे कि सारी गाड़ियां उस रास्ते से जाएं तो कम एमिशन होगा, कम फ्यूल जो है वो कंज्यूम होगा। मॉडल शिफ्ट, मॉडल शिफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप ट्रक से अभी तक सामान भेज रहे थे तो ट्रक से सामान ना भेजकर बल्कि आप जो है इसको समुद्र के रास्ते या फिर रेल ट्रांसपोर्ट के रास्ते जो है आप उसको भेजिए, जिससे कि क्या होगा कि जो है आप बेवजह ट्रक का इस्तेमाल करोगे, ट्रेन तो जा ही रही है, ट्रेन सामान लेके जा ही रही है, तो आपका सामान ट्रेन से जाएगा तो आपका जो ट्रक में जो भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ट्रक की वजह से जो भी एमिशंस होंगे वो सब बच जाएगा, इससे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। क्लियर? तो मॉडल शिफ्ट यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट करिए। सस्टेनेबल वेयर हाउसिंग, जो भी वेयर हाउसिंग है जहां पर भी गुड्स को बीच में स्टोर करके रखा जा रहा है वहां पर एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल करिए, एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करिए। क्लियर? जो भी वेयर हाउसिंग आपने बनाया है उसके ऊपर सोलर पैनल लगवा लीजिए, जिससे कि सोलर की लाइट वहां पर इस्तेमाल हो, रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर इस्तेमाल जो है इस्तेमाल हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां पर प्लांट करिए, जिससे कि जो है वहां पर आप जो भी रेन वाटर है उसको आप सेव कर सके। क्लियर? तो सस्टेनेबल वेयर हाउसिंग जो है उस तरीके से क्रिएट करिए, तो इससे भी जो है ये भी एक्टिविटी क्या है ग्रीन लॉजिस्टिक में आ जाएगी। इसी तरीके से गुड्स को पैक करने की जरूरत भी पड़ती होगी, तो जो भी पैकिंग मटेरियल
इस्तेमाल किया जा रहा है वो इको फ्रेंडली पैकिंग होनी चाहिए, वहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कम से कम करिए, रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल और रीयूजेबल मटेरियल का इस्तेमाल करिए पैकिंग के लिए, क्लियर, जिससे कि वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होंगे। कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करके पैकिंग करिए, जिससे कि जो प्लास्टिक मटेरियल की वजह से जो वेस्टेज होते हैं वो सब रिड्यूस हों, क्लियर, जिससे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, रिसाइकलिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, या फिर जो है पेपर यूजेस को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिसाइकलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी वेस्टेज आ रहे हैं उनको दोबारा से जो है उसका इस्तेमाल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लेना, बाई प्रोडक्ट को तैयार कर लेना, क्लियर। तो वेस्ट मैनेजमेंट इसी तरीके से रिवर्स लॉजिस्टिक है। रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं, तो वो कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है किसको, सेलर को। कस्टमर जो है वो सेलर को रिटर्न कर देता है, तो इसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। लॉजिस्टिक में क्या होता है नॉर्मली कि गुड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचता है। रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या होता है कि कस्टमर से जो है रिटर्न जो गुड्स रिटर्न किए जाते हैं वो कस्टमर से कस्टमर कंपनी तक पहुंचते हैं, तो उसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। उल्टा कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जब सामान आता है तो उसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि मूविंग गुड्स बैकवर्ड थ्रू द सप्लाई चेन फ्रॉम द एंड कस्टमर बैक टू द सेल और मैन्युफैक्चर टू हैंडल रिटर्न, रिपेयर, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, उसने रिटर्न कर दिया, कस्टमर को प्रोडक्ट जो मिला वो डिफेक्टिव था तो उसको रिपेयर के लिए वापस भेज दिया, रिसाइकिल के लिए वापस भेज दिया, फिर डिस्पोज करने के लिए वापस भेज दिया। तो इसको रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं, जहां पर कस्टमर से सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ गुड्स आता है, क्लियर। तो उसको जो है सही तरीके से वहां पर मैनेज करें, मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट एफिशिएंटली टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि जो भी कस्टमर के पास से गुड्स आ रहा है वापस सेलर और मैन्युफैक्चरर के पास, उसको सही तरीके से रिपेयर करें, उसको रिसाइकिल करें, उसको सही से डिस्पोज करें, जिससे कि इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट कम पड़े। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एआई का, मशीन लर्निंग का, रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करें, जिससे कि सही तरीके से प्लानिंग कर सकें और कामों को ऑटोमेट कर सकें, काम को जो भी वर्किंग हो रही है उसको ऑटोमेट कर सकें, वो ऑटोमेटिकली काम जो है परफॉर्म हो रहा है, तो इससे भी जो है वेस्टेज रिड्यूस होंगे, क्लियर। तो ये सब कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जिससे कि जो लॉजिस्टिक नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, और उसी को हम ग्रीन लॉजिस्टिक कहते हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली लॉजिस्टिक, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेयर हाउसिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग। तो ये क्या हो गया, ग्रीन लॉजिस्टिक हो गया। तो ग्रीन लॉजिस्टिक यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि कॉस्ट रिड्यूस होता है, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होगा, वेस्टेज रिड्यूस होंगे, क्लियर, ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज होगा। इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो रूल्स भी ऑटोमेटिकली फॉलो होने लगेंगे, क्लियर। तो उससे भी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस भी जो है इंश्योर होगा। साथ ही साथ ब्रांड इमेज जो है कंपनी की बिल्ड होगी सोसाइटी में, कि सोसाइटी की नजरों में ये रहेगा कि हाँ ये कंपनी जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करती है, एनवायरमेंट पर ध्यान देती है, तो उनके प्रोडक्ट को प्रीफर किया जाएगा, सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना गुड्स या तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकता है, या फिर जो है वो मिडिल मैन के जरिए कंज्यूमर को सेल करता है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो होलसेलर को सेल करेंगे, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, फिर रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो प्रोड्यूसर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधे रिटेलर को सेल करे और रिटेलर फिर जो है कंज्यूमर को सेल करे, या फिर जो है प्रोड्यूसर के पास या फिर मैन्युफैक्चरर के पास ऑप्शन होता है कि वो सीधे कंज्यूमर को सेल करें, सीधे वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करें। तो जब कोई कंपनी, जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधे जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है अपना प्रोडक्ट, तो उस चैनल को हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर या फिर D2C चैनल कहते हैं, क्लियर। यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट को सेल करना, क्लियर। तो इट इज अ बिजनेस मॉडल वेयर ब्रांड सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू देयर एंड कस्टमर। तो यहां पर क्या होता है, ये D2C एक इस तरीके का बिजनेस मॉडल है जहां पर जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली जो है एंड कस्टमर को सेल करते हैं, यानी कि वो बाईपास कर देते हैं ट्रेडिशनल मिडिलमैन को, यानी कि होलसेलर रिटेलर को वो बाईपास कर देते हैं, उनका हेल्प नहीं लेते हैं, सीधे जो है वो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। कैसे सेल करेंगे, बाई यूजिंग देयर ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब का इस्तेमाल करके जो
ब्रांड्स हैं वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल। क्लियर। तो एक बिजनेस मॉडल जहां पर जो ब्रांड्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेल करते हैं, तो उसको हम D2C चैनल कहते हैं, फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल कहते हैं। तो ये कैसे होगा, डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं? तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल कर ले, चाहे जैसे शॉपिफाई है या फिर OLX है, या फिर जो खुद का वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर ले, जैसे डेल है, एप्पल है, इनका खुद का वेबसाइट, आप इनके वेबसाइट पे जाकर इनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। या फिर ये जो है अपना मोबाइल ऐप्स डेवलप कर ले, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे जो है एड्स के जरिए इन सब पे पेज बनाकर जो है वहां पर भी प्रोडक्ट को ये अपना डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जब आप वीडियोस देखते होंगे तो अब जो है वहां पर प्रोडक्ट का भी ब्रांड का भी ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी जो है अलग अलग ब्रांड्स अपना पेज बनाते हैं और पेज के जरिए जो है वहां पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम ऐप इस्तेमाल करते करते भी प्रोडक्ट यानी शॉपिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये जो है बेनिफिट होते हैं और ये जो है टेक्निक्स हैं जिसके जरिए डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। तो अगर हम D2C चैनल्स की बात करें तो एक तो चैनल यही हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट पे जाके वहां पर वेबसाइट पे लॉगिन करके जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं कंज्यूमर को डायरेक्टली। जैसे shopify.com, apple.com खुद का वेबसाइट बना लिया, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज के लिए जैसे OLX है, तो OLX किसी और ने बनाया है, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट OLX पे लिस्ट कर सकते हो और फिर OLX के जरिए जो है किसी दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर सकते हो, और उस कस्टमर से डायरेक्टली आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, फिर आपस में आप कम्युनिकेट करके प्रोडक्ट को बार्गेन करके वहां पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो डायरेक्टली। क्लियर। बीच में कोई भी थर्ड पार्टी वहां पर नहीं होती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। इसी तरीके से सोशल कॉमर्स है। सोशल कॉमर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल कॉमर्स मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो उसी को हम सोशल कॉमर्स कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। यहां पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंट ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपना ब्रांड डायरेक्टली जो है यहाँ पर एडवर्टाइज करते हैं, लिंक करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प होती है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। तो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलाइंग यूजर्स टू डिस्कवर, ब्राउज एंड बाई प्रोडक्ट विदाउट लिविंग द ऐप। यानी आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लीव करने की जरूरत नहीं है, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही जो है आप प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो और प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप वहां पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। वहीं पर नेक्स्ट जो D2C चैनल है दैट इज मोबाइल रिटेलिंग। मोबाइल रिटेलिंग कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसको हम M कॉमर्स भी कहते हैं, यानी कि शॉपिंग यूजिंग स्मार्टफोन और टैबलेट। मोबाइल रिटेलिंग, मोबाइल पर आप जो है प्रोडक्ट को बाई एंड परचेज कर रहे हो। तो डिफरेंट जो है आप देखेंगे ऐप्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं जिसके जरिए आप जो है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। क्लियर। फ्लिपकार्ट का ऐप हो गया, अमेजोन का ऐप हो गया, आप जो है डायरेक्टली कंपनी का खुद का ऐप होता है, जैसे कि डोमिनोज पिज्जा का ऐप हो गया, आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, डोमिनोज पिज्जा का ऐप ओपन करिए, आप ऑर्डर कर सकते हो। वहीं पर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उस पर भी जाकर जो है आप डोमिनोज पिज्जा को ऑर्डर कर सकते हो। तो डायरेक्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वहां पर कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो इन सब चीज़ों के जरिए। तो मोबाइल रिटेलिंग, जहाँ पर मोबाइल के जरिए जो है, स्मार्टफोन या टैबलेट के जरिए जो है वहां पर सेलिंग की जा रही है प्रोडक्ट्स की डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसी तरीके से अगला जो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस भी एक चैनल है जहां पर जो सेलर होता है वो उस प्लेस पे जाता है और वहां पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है और डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है। जैसे कि मैंने बताया अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पर OLX हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे रजिस्टर करता है, फिर जो कस्टमर है वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और जिस भी प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट उनको पसंद आता है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली जो है उससे सेल कर लेते हैं, उससे परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है खुद का वेबसाइट ना क्रिएट करके थर्ड पार्टी का वेबसाइट इस्तेमाल करके जो है डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है। क्लियर। तो
इसको कहते हैं मार्केट प्लेस। क्लियर? तो यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट हो गया एक तरीके से, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया जहाँ पर बायर और सेलर मीट करते हैं और प्रोडक्ट को बाई एक्सचेंज करते हैं। आप जैसे किसी मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर सेलर होते हैं बहुत सारे, आप जाओगे उस मार्केट में और वहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज करके चले आते हो। तो इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट जो होता है उसको मार्केट प्लेस कहते हैं, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर आप जाओगे, वहाँ पर बहुत सारे सेलर ने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर रखा होगा और जो है आप किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ से परचेज कर सकते हो किसी भी सेलर से। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। तो ये जो है कुछ डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल्स हैं जिसके जरिए जो सेलर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C चैनल। अब बेनिफिट की बात कर लें अगर, तो आप बेनिफिट इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहला तो बेनिफिट हो जाएगा इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। जब मिडिल मैन बीच में नहीं होंगे यानी होलसेलर रिटेलर नहीं होंगे, तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं होलसेलर और रिटेलर, अब वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली अर्न करेगा। भाई पहले आप होलसेलर को देते थे, फिर होलसेलर उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रिटेलर को देता था, फिर रिटेलर उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके तब जो है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता था। अब जो है जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन वहां से अर्न कर सकते हो। क्लियर? दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कस्टमर रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा। जब आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करोगे तो डायरेक्टली कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगा। क्लियर? इसी तरीके से कस्टमर का डेटा और जो भी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली आपके पास आएगी। कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का फीडबैक डायरेक्टली वो जो है प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा। पहले किसको बताता था? रिटेलर को बताता था, फिर रिटेलर का मन किया तो होलसेलर को बताया, नहीं तो नहीं बताया, कस्टमर तो जो प्रोड्यूसर है उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जब जो सेलर है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है तो कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस है, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनके पास पहुंच जाता है। क्लियर? तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल के। तो होप आपको क्लियर होगा कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल क्या है, जो सोशल कॉमर्स क्या होता है, मोबाइल रिटेलिंग क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।